सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये वाली जो स्टेटमेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी। स्टील फ्रेम इसलिए था क्योंकि पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, इतने बड़े देश को चलाने के लिए बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू बी वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, वेरी लॉयल ऑल्सो एंड वेरी डिसर्निंग ऑल्सो। भारत में ये टर्म बहुत यूज होता है, जैसे बाबू डोम कहा जाता है। बाबू डम ना, या बाबू डम। हाँ 100% होगा ही बैकलैश तो, बस कौन चाहेगा कि उनकी पावर्स और उनकी प्रिविलेजेस कम हो, बट इट इज़ इनएविटेबल जो मैंने कहा, और होना भी चाहिए। सिविल सर्वेंट को एक परमानेंट जॉब देके मुझे नहीं लगता है कि वी आर डूइंग आवरसेल्व्स अ फेवर। उसको अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू बार बार प्रूव करने की जरूरत होनी चाहिए, जैसे कि प्राइवेट जॉब्स में होती है। कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसकी भड़ास अब हम जाके इंटरनेट पे निकाल सकते हैं। करेक्ट। एंड दिस इज व्हाट आई फील समवेयर रणवीर के साथ में हुआ है, समय के साथ में हुआ है। द रिस्पॉन्स हैज बीन डिस्प्रपोर्शनेट एंड ओवरवेलमिंगली हाई। उसे ऐसे थ्रेट्स मिले कि हम तेरी उड़ा देंगे, तेरी काट देंगे। व्हाट इज दिस? मतलब नहीं, आई थिंक किसी को ऐसी इस टाइप की थ्रेट देना इटसेल्फ इज अ क्राइम। जो अपूर्वा मखीजा उसमें थी, रिबेल किड उसका नाम है, आप उस महिला को, उस लड़की को थ्रेट्स दे रहे हो। ये भारतीय कल्चर में कहाँ से आ गया? अगर अपने गुस्से की वजह से आप किसी को मारने या की बात करो, आई थिंक देयर समथिंग रॉन्ग विद योर ओन हेड एंड नॉट ओनली द लॉ, यू साइकियाट्रिस्ट इज नीडेड। डू यू थिंक कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए? नहीं, we should not be debating about freedom of speech, we should be debating about the limits of the freedom of speech. अगर आप इस इशू को डिस्कस कर रहे हो पार्लियामेंट में, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन कि आप जो उस पर रिएक्शन है उसे भी डिस्कस करो। उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की। मैंने बहुत सी बार लोगों को ये कंप्लेंट करते हुए सुना है कि भारत में टैक्सेस इतने ज़्यादा है बट इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है। मुंबई में देयर इज दिस प्लान जो लंदन आए हैं, उस तरह का एक फेरिस व्हील प्लान कर रहा है, वो हम स्पेंड कर सकते हैं, बट हम AQI सॉल्व करने पे, मतलब पोल्यूशन इशूज सॉल्व करने पे स्पेंड क्यों नहीं कर रहे? वाटर, इट इज़ एक्चुअली अ बिगर प्रॉब्लम। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके सुन के। पानी की क्वालिटी का क्या हाल है जो हम रेगुलर बेसिस पे पी रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे जो गेस्ट है, इनसे मुझे जानने को बहुत कुछ मिला, सीखने को बहुत कुछ मिला। इनका नाम है रवि कपूर जी। रवि सर फॉर्मर IRS ऑफिसर है और इस पॉडकास्ट पे हमने कई सारे बर्निंग टॉपिक्स के बारे में बात की है। रवि कपूर सर एक कंटेंट क्रिएटर, पॉडकास्ट होस्ट और UPSC एस्पिरेंट्स के लिए मेंटोर भी है। इस पॉडकास्ट पे हमने कई सारे टॉपिक्स पे बात की, जिनमें से कुछ टॉपिक्स है जैसे कि रणवीर अलाहाबादिया को लेके जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और उसके ऊपर जो लोगों का रिएक्शन था, क्या वो जस्टिफाइड था। इसके अलावा हमने ये भी बात की कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमने ये बात की कि क्या इंडियन सोसाइटी करेक्ट डायरेक्शन में आगे मूव कर रही है या नहीं कर रही है। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे वेल अवेयर होना पसंद है, जिसे करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी रखना पसंद है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। इनफैक्ट इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे इसे इंक्रीज करना है, वो भी सीखने मिलेगा। इस पॉडकास्ट पे अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स हमने बुक्स के बारे में बात की। हमने ये बात की कि भारत में IAS को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेशन क्यों है। हमने ये बात की कि क्या भारत को ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत है, और अगर ब्यूरोक्रेसी को भारत बाहर निकालना चाहेगा तो क्या ब्यूरोक्रेट्स इसे होने देंगे, क्या बाबू डम इसे होने देगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस वी ऑल्सो स्पोक अबाउट कि क्यों गवर्नमेंट्स की जो प्रायोरिटीज़ होती है वो इतनी रॉन्ग होती है हमेशा। वो क्यों ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं करती जो हमें रियल लाइफ में अफेक्ट करती है। क्या इसके पीछे इलेक्शंस एक बहुत बड़ा रीज़न है? ऑफ कोर्स येस। एंड इसे जानने के लिए आपको इस पॉडकास्ट को पूरे एंड तक देखना पड़ेगा। दिस पॉडकास्ट इज़ अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ नॉलेज, तो प्लीज़ इसे एंड तक देखिए। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पे। सो आई हैव टू से दिस कि जब मैं ये पॉडकास्ट के लिए प्रिपेयर भी कर रहा था, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी एज आई वॉज टॉकिंग टू यू ऑफ द कैमरा, कि मुझे आपके सिर्फ कमेंट्स देखने की ज़रूरत थी, क्योंकि यू हैव बिल्ट दैट ऑडियंस जहाँ पे दे वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ UPSC या सिविल सर्विसेज फ्रॉम यू, एंड दैट इज़ अ रेयर थिंग, जो कि इतना ज़्यादा प्यार एक इंसान को मिलता है फ्रॉम द ऑडियंस। एंड आज हम कई सारे ऐसे ही सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे वेयर वी टॉक अबाउट द सिविल सर्विसेज, वी टॉक अबाउट द एस्पिरेंट्स, वी टॉक अबाउट सम सोशल इशूज एज वेल। बट सर, फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। थैंक यू जय, बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दिया आपने, बहुत अच्छी बात बोली जो मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरी लाइफ का पैशन है ये उनको गाइड करना।
मैं उनकी सिचुएशन में था जब, तो वो तो नहीं मिला जो चाहिए था उस वक्त, और दैट जर्नी बिकेम वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस. तो दैट वाज द रीज़न बिग इनफ फॉर मी टू क्विट द सिविल सर्विसेज एंड डू इट. तो अगर उनको फ़ायदा हो रहा है तो मतलब दैट मेक्स माई डे. जब ये सब सुनने को मिल जाता है ना, कभी कोई कमेंट से किसी स्टूडेंट का मैसेज आता है तो मज़ा आ जाता है. दैट मीन्स कि भाई बढ़िया, सब बिल्कुल सही चल रहा है, जो डिसीजन था वो ठीक था. मेरी तो सारी वैलिडेशन ही वहाँ से आ रही है. सर जो एक चीज़ मैं आपसे बहुत जेन्युइनली पूछना चाहता था, सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है. नाउ स्टील फ्रेम, फर्स्टली आपको ये कॉन्टेक्स्ट जो कि एस्पिरेंट्स नहीं है उन्हें देना पड़ेगा कि क्यों स्टील फ्रेम कहा जाता है, एंड हाउ स्ट्रॉन्ग डू यू थिंक द स्टील फ्रेम इज इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, स्टील फ्रेम, ये वाली जो स्टेटमेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी, ये स्टील फ्रेम था ब्रिटिश एम्पायर का भी. जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर था तो ये सिविल सर्विसेज में मोस्टली देयर वर दी ब्रिटिश पीपल ओनली. इंडियन की एंट्री बड़ी रिस्ट्रिक्टेड थी और बहुत देर इसमें फ्रीडम स्ट्रगल में फाइट चली कि भाई इंडिया को रिप्रेजेंट करो. धीरे धीरे एक एक करके दो करके इंडियन उसमें जाने लगे. यूपीएससी का एग्ज़ाम भी लंदन में हुआ करता था, लंदन में या जहाँ यूके में हुआ करता था. और स्टील फ्रेम इसलिए था क्योंकि पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, इतने बड़े देश को चलाने के लिए बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है आपको. और वो एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू बी वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, वेरी लॉयल ऑल्सो एंड वेरी डिसर्निंग ऑल्सो. तो एक सिस्टम क्रिएट करा गया ऐसा, और ये सिस्टम बहुत इफेक्टिवली चला. इसको चला पाए वो लोग. वो जब हमने इनहेरिट किया उसको हमने स्टील फ्रेम इसीलिए बोला क्योंकि इंडिया में बहुत डिवाइसिवनेस थी, बहुत सारे अलग अलग राज्य थे, बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी. इंडिया को एक कंट्री में बांधना अपनी मर्जी से आसान नहीं था. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो किया. बहुत सारे अलग अलग जो रीजन्स थे, जब साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, जिनको अब हम स्टेट्स बोलते हैं, देवर प्रिंसली स्टेट्स. उन प्रिंसली स्टेट्स को एक यूनिफाइड कंट्री में बांधा उन्होंने. सरदार वल्लभ भाई पटेल डिड दैट. एंड हाउ डू यू एडमिनिस्टर देम यूनिफॉर्मली फ्रॉम द सेंटर, स्टैंडर्डाइज करके. दैट जॉब वाज डन बाय द सिविल सर्विसेज, इसलिए उसको स्टील फ्रेम बोलते हैं. उस वक्त इट वाज वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली पॉपुलेटेड बाय द एलीट. आज की डेट में हाउ स्ट्रॉन्ग इज द स्टील फ्रेम, आई थिंक बहुत वाइटल है. उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना पहले था, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत इवॉल्व कर चुकी है. उससे आज़ादी को 75 साल हो गए और बहुत सारे अलग अलग तरीके भी आ चुके हैं. करेक्ट. स्टील फ्रेम तो है आज की डेट में भी, बट जितना डिजिटाइजेशन में देख चुका हूँ अपने खुद के करियर में 10 साल में, मुझे लगता है कि इट विल गो डाउन. जो उनकी प्रोमिनेंस है, जो उनकी डोमिनेशन है, या जो भी उनकी पावर, प्रेस्टीज, आप कुछ भी बोल दो उसको, इट विल ग्रेजुअली गो डाउन. जैसा कि हर एक डेवलप्ड कंट्री में होता है. आप देखोगे जैसे जैसे कंट्री डेवलप करती है, उसके सिविल सर्विसेज और उसकी ब्यूरोक्रेसी की पावर कम होती रहती है. और दैट इज़ द वे इट शुड बी. हमारा देश बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रहा है. आई हैव सीन दैट विद माई ओन आइज. सो ये जो आपने अभी स्टेटमेंट दिया कि हमारा देश भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, फ्यू डेज बैक, आई थिंक कल का ही शायद मोदी जी का भी स्टेटमेंट है, वेरिन ही वॉज टॉकिंग अबाउट लेसर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन द सिविलियन इशूज. करेक्ट. एंड मोर गवर्नेंस. तो इसमें अब प्रॉब्लम ये हो जाता है क्योंकि हमने ओवर द ईयर्स, आज़ादी के टाइम से अब तक, एक सिविल सर्विसेज का ऐसा सिस्टम बिल्ड किया है जहाँ पे हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ऑन द सिविल सर्वेंट्स. हाउ डू यू थिंक दिस विल बी पॉसिबल? अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमें लेसर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो उसका ऑफकोर्स मीनिंग ये भी होता है कि फिर हमें सिविल सर्वेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है उसे भी थोड़ा कम करना पड़ेगा. 100%. बट हाउ कैन यू डू दैट जब आपने 75 सालों से उसे बिल्ड किया है? विद टेक, विद डिजिटाइजेशन. आपको क्यों चाहिए? व्हाट आर यू डिपेंडेंट ऑन फॉर द सिविल सर्वेंट? आपका कितना इंटरेक्शन होता है एक सिविल सर्वेंट को? मतलब ही नहीं है ना. सब कुछ ऑनलाइन है, एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड. गवर्नमेंट का मतलब किस हद तक गवर्नमेंट प्राइवेट अफेयर्स में और सिटीजन्स के अफेयर में इन्वॉल्व है डीपली. किस हद तक उनकी चेकिंग हो रही है. क्या फैक्ट्री से हर चीज़ जब बाहर निकल रही है चेक हो रहा है? जब आप एयरपोर्ट पे आते हो तो आपका क्या बैग खुल के चेक होता है? आप कहीं से कोई पॉडकास्ट करते हो, कहीं से लाइसेंस लेते हो, कहीं से रेगुलेशन नहीं लेते ना. नहीं. दे हैव ओपनड इट. राइट. दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय मोर लेस गवर्नमेंट, मोर गवर्नेंस. गवर्नेंस मतलब आप ऐसे करो, लोगों को परेशान ना करो. आप करो सिस्टम ऐसे बनाओ कि वो एफिशिएंटली चलें सब लोग. आज की डेट में वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स विच बिकेम वेरी एफिशिएंट इन आवर कंट्री इज द पासपोर्ट सर्विस. तत्काल में अप्लाई करो, जैसे भी अप्लाई करो, घर पे आ जाएगा आपके कुछ देर में. ऐसे ही सारी सर्विसेज को एफिशिएंट करने की ज़रूरत है. और उसमें बहुत टाइम लगेगा. अभी तो इसमें गुंजाइश है क्योंकि देयर आर लूपहोल्स. हमारे देश में डिजिटल डिवाइड भी बहुत बड़ा है. बहुत लोग इतनी टेक के लिए फ्रेंडली नहीं है अभी. बट जैसे जैसे वो होगा वैसे वैसे एक गैप जो है ब्रिज होता रहेगा. और एग्जैक्टली वही होगा, लेस गवर्नमेंट, मोर गवर्नेंस, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट द आइडिया इज. ओवरऑल आर्चिंग आइडिया इज गुड गवर्नेंस बोलते हैं इसको. वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट है. तो जो प्रधानमंत्री हमारे कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं. और ऐसे ही होगा धीरे धीरे, आप देखेंगे. राइट. बट सर, जब हम इसकी बात करते हैं, लेस गवर्नमेंट की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं,
अब क्योंकि हमने जो बात की कि 75 सालों से हमने एक स्टील फ्रेम को बिल्ड किया है, हमने हमारे सिस्टम्स इस तरह से बिल्ड किए हैं. नाउ व्हेन इट कम्स जहाँ पे जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उन्हें पावर्स अपने कम करने पड़ेंगे, यस, उसके रिपरकशंस क्या होंगे? पावर वो कम नहीं करेंगे, पावर तो उनको दिए गए हैं. हाँ, जिसने दिए हैं ना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ने दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, वही कम करेंगे. पर जब वो कम करने जाएंगे, डू यू थिंक बैकलैश भी मिल सकता है? बिकॉज सो आई डोंट वांट टू यूज दैट टर्म, बट भारत में ये टर्म बहुत यूज होता है, जैसे बाबू डोम कहा जाता है. बाबूडम ना, या बाबूडम. हाँ 100% होगा ही बैकलैश तो, बिकॉज कौन चाहेगा कि उनकी पावर्स और उनकी प्रिविलेजेस कम हो. बट इट इज़ इनएविटेबल, जो मैंने कहा, और होना भी चाहिए. और ये उनको भी पता है, दे आर नॉट फुलिश, बिकॉज वो तो सोसाइटी के अंडर बेली में है. वो गवर्नेंस की उस साइड है जिस साइड की हम बात कर रहे हैं. ये इनिशिएटिव तो आएंगे ही आएंगे. हर कोई, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, जो भी पावर में होगा, वो चाहेगा कि करप्शन कम हो. सबसे ज़्यादा बदनामी, सबसे ज़्यादा ब्रांड डैमेज गवर्नमेंट का उसी से होता है. वो चाहेगा कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो, वो चाहेगा कि एफिशिएंसी ज़्यादा हो, बिकॉज इट इज़ अ डेमोक्रेसी ना. वाइब्रेंट सी डेमोक्रेसी है हमारी, और बहुत हार्श डेमोक्रेसी है. बर्दाश्त नहीं करते हैं लोग. एक पॉइंट को देखो आप, दिल्ली में क्या हुआ. तो उस हिसाब से पावर तो कम होने ही है, और ये सबको पता है, इसमें कोई शक थोड़ी है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बैकलैश, नो, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैव एनी बैकलैश, बिकॉज दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. पॉलिटिकल लीडरशिप सुप्रीम है, ऊपर है, वो कंट्रोल करेगी. जो बिल्कुल टॉप पे IAS ऑफिसर्स है, जिनका एग्जैक्ट जो है कटिंग एज पे विद द पॉलिटिशियंस एक इंटरेक्शन है, दे कैन विल्ड इन्फ्लुएंस. बट इस ट्रेंड को रिवर्स करने का दम किसी में नहीं है. ओके, डू यू थिंक कि जो सिविल सर्वेंट्स है, अगर ये जो हम बात कर रहे हैं ये हो जाता है, दे विल स्टार्ट जॉइनिंग पॉलिटिक्स? दे विल स्टार्ट जॉइनिंग प्राइवेट वर्ल्ड. बिकॉज ऑफ मनी? No, because it will become a harder job to do, na? At that time, it will become a much harder job to do. और जिस चीज़ के लिए it is known for, उसके privilege कम हो जाएंगे, तो relatively हर चीज़ में push और pull factors होते हैं. करेक्ट. इसको समझने का सबसे बढ़िया और रियलिस्टिक तरीका यही है. पुश फैक्टर्स बढ़ जाएंगे. क्यों बढ़ जाएंगे? अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्क्रूटनी बढ़ जाएगी, डिफिकल्टीज बढ़ जाएगी, गलतियों के कॉन्सिक्वेंसेज ज़्यादा सीवियर हो जाएंगे, आप पे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, आपको सर्विस डिलीवरी और एफिशिएंट करनी पड़ेगी, आपके दिन रात का कोई टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप गवर्नमेंट ऑफिस में हो, आप पब्लिक ऑफिस में हो, तो आपको जो काम दिया गया वो अच्छे से होना चाहिए. और ऐसा तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब इट इज़ वेरी ओपन, यू नो. पुलिस वालों को कोई टाइम नहीं होता है. जो जब हीनियस क्राइम होगा तो जाना पड़ेगा SP को, चाहे वो SP हो चाहे कमिश्नर हो, उसका फ़ोन तो बच जाएगा वहाँ पे. दैट इज इनएविटेबल. दीज आर द पुश फैक्टर्स. पुल फैक्टर्स इज हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आज की डेट में यू योरसेल्फ पर जर्नलिस्ट, आप पॉडकास्टिंग करते हो, आप सक्सेसफुल पॉडकास्टर हो, आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है, आप डायरेक्ट इन्फ्लुएंस फील कर पाते हो, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास और लोग हैं जो आ रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी तो बढ़ेंगी ना. इट विल बिकम, अभी तक सिविल सर्विसेज वॉज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस. देयर आर अदर कंपीटिंग ऑप्शंस नाउ कमिंग. तो जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, जो पॉपुलेशन से आए हैं, वो स्टार्टिंग में तो कोई सिविल सर्वेंट होता नहीं है. दे आर जस्ट पीपल हु आर एस्पायरिंग एंड दे फिगर कि भाई व्हाट इज द बेस्ट आई कैन डू, एंड दे ट्राई टू डू दैट. तो दे विल स्टार्ट टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज टॉप ऑप्शंस. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ इंडियन सोसाइटी इन जनरल? इंडियन सोसाइटी इन जनरल, या इन द करंट कॉन्टेक्स्ट 2025 में, जब हमें 2025 में इंडियन सोसाइटी इन जनरल इन 2025, आई थिंक अभी बड़ी, मतलब हमारी सोसाइटी फॉर द मोस्ट पार्ट, जैसे मेरी खुद की परसेप्शन है, क्योंकि मैं डेमोग्राफिक्स और स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट से नहीं बोल रहा, लविंग है, थोड़ी सी नॉन अग्रेसिव सी है कंपेयर टू अदर सोसाइटीज़. बहुत फास्ट पेस पे लिबरल हो रही है. इंडियंस में आई थिंक दिस माइट बी अ स्टीरियोटिपिकल नोशन, बट आई थिंक दे आर स्मार्टर देन रेगुलर पीपल. जस्ट आई फील दैट, एंड वही स्टीरियोटाइप बाहर भी चलता है. दे आर वेरी क्विकली कैचिंग ऑन टू व्हाट इज गोइंग ऑन. हमारी सोसाइटी बहुत जल्दी वेस्टर्नाइज भी हो रही है, और एक डिवाइड सा आ रहा है उसमें, वेस्टर्न वैल्यूज़ और उसमें, और ये डिवाइड बढ़ता चला जा रहा है. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बिल्कुल चेंज हो जाएगा ये, बट वी आर सीइंग दैट हैपन. आप अगर, बिकॉज यू हैव यूज द वर्ड सोसाइटी, we must also then use the proper words to describe society. How is society understood? It is understood by the choices that people make. It is understood by the institutions of society, which are marriage. It is dynamic. It is completely changing. The relationship between man and women, the relationship between genders, the labor distribution between men and women is quickly changing. और जो हमारी सोसाइटी में जो कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन थी, कम हो रही है, होगी ही, होना चाहिए ही. और ये जितना भी हमारे आसपास हो रहा है, इट इज़ ऑल अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टेक दैट इज सराउंडिंग अस. जो इन्फ्लुएंसेस हैं, जिस स्पीड से इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है, 150 करोड़ की, 140 करोड़ की हमारी जनता है, और उसमें से बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, और मोरलेस इंटरनेट फ्री हो गया. अब आप
उस चीज़ को कैसे रोकोगे? इट इज़ अ फोर्स दैट हैज़ बीन अनलीश्ड. तो इंडियंस तो दे विल कैच ऑन टू इट and slowly they will get smarter and smarter, and society will change rapidly, evolving. It will evolve like crazy. And society की बात करें, one more thing I would say is that the rate of change is accelerating. Yeah. हर दूसरे तीसरे साल ट्रेंड ही चेंज हो जाता है. अभी तक हम सोचते थे कि भाई देयर इज स्टिल अ मैस्कुलिनिटी एसोसिएटेड विद मैरिज. अब आपकी डेट में रिवर्स हो गया है. मतलब इट इज लिटरली जस्ट 180 डिग्री ट्विस्ट इज व्हाट आई फील इज हैपनिंग. तो इट्स जस्ट वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ सोसाइटी इज चेंजिंग. या मतलब जो आपने बात कही कि 140 करोड़ लोगों का हमारा देश है, उसमें से ऑलमोस्ट लेट्स से 70 to 80% लोगों के पास में फ़ोन है, इंटरनेट है ना. दिस ब्रिंग्स इन द वियर्डेस्ट प्रॉब्लम जो मैंने अपने लाइफ में अब तक देखी है, विच इज़ क्योंकि इंटरनेट इतना चीप भी हो गया है भारत में, जो कि दूसरे कंट्रीज़ में केस नहीं है. हमारे पास में ना एक सडनली वो ऑप्शन आ गया है कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसकी भड़ास अब हम जाके इंटरनेट पे निकाल सकते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट आई फील समवेयर रणवीर के साथ में हुआ है, समय के साथ में हुआ है. ऑफ कोर्स हम इसके बारे में ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे. जो समय जो रणवीर ने कहा वो बोलना चाहिए था नहीं चाहिए था वो एक टॉपिक है, बट जो उसके स्टेटमेंट पे आउटरीच आया है, उसे जो थ्रेट्स मिले, उसकी मदर के हॉस्पिटल तक लोग पहुंच गए, इज दैट फेयर इनफ? डिसप्रपोर्शनेट एंड ओवरवेलमिंगली हाई द रिस्पॉन्स हैज़ बिन. जो वो बात बोली वो तो चलो गलत थी, ऑफेंसिव थी, बट वॉज दैट अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी? आई डोंट नो. आई थिंक डिसप्रपोर्शनेट अब ज़्यादा हो गया, टू मच आई वुड से. एक रेप्रीमांड तो होना चाहिए, बट वो रेप्रीमांड हुआ, उस रेप्रीमांड के बाद अपॉलॉजी आई, और उसके बाद जो बैकलैश आता चला गया, एक के बाद एक के बाद एक कहते कहते ज़्यादा हो गया. सो उसके मैं स्टेटमेंट्स देख रहा था वेर इन कोर्ट ही हैज सेड कि उसे ऐसे थ्रेट्स मिले कि हम तेरी गर्दन उड़ा देंगे, तेरी टंग काट देंगे. व्हाट इज दिस? मतलब नहीं, तो कोई मतलब नहीं है भाई. आप कौन होता है किसी की गर्दन काटने वाला या ऐसी किसी को बात देने वाला? आई थिंक किसी को ऐसी इस टाइप की डेथ थ्रेट देना इटसेल्फ इज अ क्राइम. CRPC IPC आज की डेट में चेंज हो गया है, बट ये चीज़ें हैं, ये हैं क्राइम्स एक्चुअली में. किसी को आप इतना परेशान कर दो कि उसको हरासमेंट ही इतनी कर दो कि उसका मेंटल बैलेंस ही ख़राब हो जाए, वो अपने घर में ही छुप के या अपने खुद के देश में अपने शहर में फ्यूजिटिव बन जाए, ये तो नहीं होना चाहिए. इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. आई कैन नॉट सपोर्ट दैट लेवल ऑफ वायलेंस. वायलेंस कैन नॉट बी जस्टिफाइड. द थ्रेट ऑफ वायलेंस कैन नॉट बी जस्टिफाइड. अब ठीक है, व्हाट ही सेड वर वर्ड्स एट द एंड ऑफ द डे. उसने किसी को फिजिकली हार्म नहीं किया. एग्जैक्टली. उसने किसी का मर्डर नहीं किया. उसने किसी के बैंक अकाउंट से साइबर क्राइम करके या चोरी करके OTP चुरा के पैसे नहीं लिए. ठीक है, उस कैटेगरी का नहीं है. ऑफेंसिव था और चुभा बहुत, और बहुत गुस्सा भी आया, पर गुस्सा है भाई, इट्स एन इमोशन. और उसके प्रपोर्शनेटली आपने अपने इमोशन दे दिए, सबने दे दिया, बोल दिया जो बोलना था. मैसेज रिसीव्ड लाउड एंड क्लियर. अब आई थिंक पीपल नीड टू काम डाउन लिटिल बिट एंड प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स ज़रूरी है. सो मारना, डेथ थ्रेट्स वगैरह इज नॉट जस्टिफाइड. सिविलाइज सोसाइटी में नहीं होना चाहिए. वो कमेंट भी नहीं होने चाहिए, और मतलब उस कमेंट से ज़्यादा बड़ा इशू है कि भाई कोई किसी को मारने के लिए तुल जाता है, तो गलत है बिल्कुल. सो इनफैक्ट आई हैव सीन पीपल जो अपूर्वा मखीजा उसमें थी, रिबेल किड उसका नाम है ना, उसने भी बहुत सारी चीज़ें बोली, उसके ऊपर भी बैकलैश हुआ. फेयर इनफ, ठीक है. दैट वाज जो एक आपने बात कही, उसके अगेंस्ट रिएक्शन था लोगों का. अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, दैट इज़ फेयर, यूनिवर्स का लॉ है वो. बट यहाँ पे आप कह रहे हो कि जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए वो भारतीय कल्चर को ख़राब करते हैं. अग्रीड, चलो ठीक है, ये भी मान लिया. बट उसके अगेंस्ट में आप उस महिला को, उस लड़की को रेप थ्रेट्स दे रहे हो. ये भारतीय कल्चर में कहाँ से आ गया? बिल्कुल मतलब नहीं बनता. और ऑब्वियसली यार, कहने की मतलब डजंट इवन नीड क्वालिफिकेशन कि इस टाइप की बातें करने वाले लोग बहुत कम हैं. इस टाइप की नेगेटिव बातें करने वाले बहुत कम हैं. अगर कोई ऐसा थ्रेट दे रहा है, आई एम श्योर, मुझे तो हालांकि एग्जैक्ट क्लॉजेज नहीं पता, इट इज़ अ क्राइम. FIR दर्ज करी जा सकती है, और ऐसा तो बिल्कुल मतलब ही नहीं बनता है. चाहे जो भी हो, दे शुड बी गिवन द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. कोई किसी को ऐसे डेथ थ्रेट्स नहीं दे सकता. अगर उन्होंने कुछ गलती करी है तो उसके कुछ लॉज होंगे जो लग जाने चाहिए, जो लगे हैं उन पे. अब उसका होगा जो भी केस, फाइनली दे विल बी पुट थ्रू वट एवर इट इज़. बट वो ठीक है, एक प्रोसेस है. अगर अपने गुस्से की वजह से आप किसी को मारने या रेप की बात करो, तो आई थिंक देयर समथिंग रॉन्ग विद योर ओन हेड. एंड नॉट ओनली द लॉ, यू साइकियाट्रिस्ट इज नीडेड इन दैट केस. सो ये हो क्यों रहा है? लाइक हमारी सोसाइटी में, इसीलिए मैंने सोसाइटी वाला आपसे क्वेश्चन पूछा था, हो क्यों रहा है? क्योंकि
ये जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन रेप थ्रेट, डेथ थ्रेट ये दे देना बहुत इतने इजीली वो भी, बहुत एक गलत नस दब गई। बट सर नस दब गई, आई स्टिल अग्री टू दैट, बट उसके ऊपर इस तरह का रिएक्शन देना। हाँ, तो ये ह्यूमंस आर नॉट वेरी पीसफुल सेट ऑफ क्रीचर्स। आपको ह्यूमंस की टेंडेंसी ऑफ वायलेंस, ऑफ अग्रेशन कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए। अगर आप ठीक ट्रिगर दोगे और ठीक स्टिमुलस दोगे तो ये निकल जाएगा। राइट्स भी तो होते हैं ना, पीपल किल ईच अदर फॉर वेरी लेस रीजन ऑल्सो। पीपल आर प्रोन टू डू दैट, दे आर मोर देन केपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो ह्यूमन नेचर में ये तो है ही, वायलेंस और अग्रेशन की टेंडेंसीज, और गिवन द राइट स्टिमुलस वो सामने आ रही है। तो इट इज़ अ मिरर टू आवर सोसाइटी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट they did, what they spoke versus what the reaction is actually a whole case study in itself. Ab, I think apart from only the comments that were made, the response itself should be studied. Yeah. That is good that we are talking about it. Yeah. So where do you stand, मतलब आपका stance क्या है on freedom of speech? Freedom of speech sacrosanct है, और कोई भी कुछ भी बोल सकता है। अगर उस पर पर्टिकुलर लॉज अट्रैक्ट नहीं होते तो उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। और अगर कोई ऐसी कोई बात बोल देता है जो बहुत ही ज़्यादा नेशन के फेवर में नहीं है या सोसाइटी को इस हद तक डिसरप्ट कर देती है, तो देर आर, ऐसा मेरा स्टैंड या फ्रीडम ऑफ स्पीच लीगल स्टैंड है एक ऑलरेडी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है। राइट, देर आर क्लॉजेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट, इट्स नॉट एब्सोल्यूट, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। और उसके ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन आई थिंक इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं कि किस हद तक उसको लेके जा सकते हैं। और आई थिंक द रूम दैट इज गिवन टू इंडिविजुअल इज मोर देन इनफ। अच्छा खासा फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे देश में। ऐसा हमारे देश में सेंसरशिप कम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा है, बट ऑब्वियसली उसकी एक इनविजिबल सी लाइन है, वो लाइन क्रॉस हो जाती है कभी कभी। पर सर ये लाइन डिसाइड कौन करता है अगर वो इनविजिबल सोसाइटी, है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये तो फिर मॉब हो गया ना एक। नहीं, मॉब कैसे हो गया? हमारी सोसाइटी है, अगर हमारी सोसाइटी ने किसी को उठाया है तो वो भी तो मॉब ही है। करेक्ट। हाँ, तो वो सोसाइटी को आप मॉब बोल लो या मॉब को सोसाइटी बोल लो, बात तो एक ही है। अल्टीमेटली जब बहुत सारे लोग होते हैं विद नंबर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, उनकी एक परसेप्शन होती है जो एको करती है। इसको कहते हैं मिमेटिक थिंकिंग। आपको मीम पता होगा ना? मीम्स तो चलो दैट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन सोशल मीडिया की जो चीज़ पॉपुलर हो जाती है। मीम्स होते हैं, मिमेटिक चीज़ें होती हैं, जैसे टर्म ऑफ बायोलॉजी, रिचर्ड डॉकिंस जो बायोलॉजी जिसने पहले यूज़ करा था। मीम वो चीज़ होती है जो माइंड टू माइंड ट्रांसमिट होती है आइडिया विदाउट एनी एफर्ट, एक वायरस की तरह। तो मिमेटिक चीज़ें फैलती हैं, और इसमें जो मॉब होता है, जैसे आपने कहा, या सोसाइटी होती है, उसकी कोई कंट्रोल नहीं होती। अगर आइडिया स्टिक कर रहा है ना तो वो फैलेगा। द आइडियाज़ ऑफ कैट्स, द आइडियाज़ ऑफ डॉग्स, द आइडियाज़ ऑफ बेबीज इन यूट्यूब शॉर्ट्स एंड यू नो दे आर सो क्यूट कि लोग देखते ही हैं एंड वो प्रोपोगेट होते ही हैं। तो ये इस टाइप का नेगेटिव मीम था जो प्रोपोगेट कर गया है। दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। डू यू थिंक कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक कलेक्टिव सोसाइटी में रहते हैं और हमारी एथिकल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टेंस की। अगर आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए तो आप एब्सोल्यूट लोनलीनेस में जाके रहो, एब्सोल्यूट आइसोलेशन में एक आइलैंड पे, फिर जहाँ को जो बोलना है बोलो, क्योंकि आपके वर्ड्स का इफेक्ट तो बाकियों पे भी होता है ना। बाकियों का इफेक्ट हम पे भी होता है। सोसाइटी में है ना हम लोग, कलेक्टिव है। करेक्ट। तो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो थोड़ी लेनी पड़ेगी। एब्सोल्यूट कैसे हो जाएगा? एब्सोल्यूट का कोई मतलब नहीं। सर दिस इज़ व्हाट मेरे दिमाग में ना जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है, आई हैव बीन डीलिंग विद दिस डिलेमा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्चुअली मतलब इट इज़ वेरी वियर्ड थिंग ना कि एब्सोल्यूट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने ही कंटेंट क्रिएटर्स को वो स्पेस दी है इंटरनेट पे, हमने ही फिल्म स्टार्स को वो स्पेस दी है, एंड जब वो ऐसी चीज़ बोलते हैं तब हम ही उस पर इस तरह का रिएक्शन देते हैं। देन वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड? मतलब हमारा कोई एक स्टैंड तो हुआ ही नहीं। ओवर द ईयर्स हमारे जिस तरह से सोसाइटी चेंज होती है उस तरह से हमारे स्टैंड्स भी चेंज होते जाते हैं। प्रिसाइसली। हमको वी शुड नॉट बी डिबेटिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, वी शुड बी डिबेटिंग अबाउट द लिमिट्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो लिमिट्स चेंज होते हैं, वो लिमिट्स आपको इंटरप्रेट करने पड़ेंगे, वो कोई लिख कर नहीं बताएगा, डिपेंड करेगा। अब आज एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जर्मनी की एक हिस्ट्री है। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वहाँ पर एक नाजी रिजीम आई, वहाँ पर हिटलर फ्यूरर था और उस रिजीम ने बहुत सारे लोगों को मारा, मास किलिंग, जेनोसाइड, लाखों के स्केल पे। आज की डेट में बहुत कल्चरली सेंसिटिव टॉपिक है, वहाँ पे जाके आप नहीं बोल सकते। आप वहाँ पे नाजी सैल्यूट करो, लोग पकड़ लेंगे आपको। यू कांट डू दैट। उनकी दुखती नस है वो।
तो वो कल्चरल डिपेंडेंट भी होती हैं ये कुछ डिस्टिंक्शंस, ये कुछ लाइंस. देयर आर सम थिंग्स यू डोंट से एंड दैट सम ऑफ द थिंग्स दैट यू डोंट से आर यूनिवर्सल. वो तो इंटरप्रेट करना पड़ेगा ना आपको. भाई इफ़ यू आर एन इन्फ्लुएंसर एंड इफ़ यू आर समबडी जिसकी लोग बात सुन रहे हैं, तो इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरप्रेट इट. अब आपको कोई आके बताएगा नहीं, बट कभी कभार जब वो लाइन क्रॉस हो जाती है तो सोसाइटी बड़ा क्लियरली बोल देती है कि बस डू नॉट ट्रेसपास, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ नो मैंस लैंड. इसको क्रॉस करोगे तो तलवार चल जाएगी, मतलब मेटाफोरिकल तलवार. और पब्लिक ओपिनियन आपके अगेंस्ट हो जाएगा. एंड आई थिंक पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे से समझते हैं ये बात. इतना अच्छे से समझते हैं कि वो दे आर एबल टू एक्चुअली इवन यूज इट. या सर जब ये पूरी चीज़ हुई उस टाइम पे मैंने एक पोस्ट भी डाला था इन विच मैं आपको भी मेरा ओरिजिनल जो मेरे थॉट्स थे मैं वो बता रहा हूँ. जो रणवीर ने स्टेटमेंट दिया, आई पर्सनली डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि मैं उस टाइप की ना तो कॉमेडी देखता हूँ ना मुझे उस पर हंसी आती है. तो मेरा रिएक्शन ये था कि उसने बोला, उसका मुंह वो जाने. दैट वाज माय रिएक्शन. मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मेरे तरफ से कोई रेज नहीं हुआ. बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उस स्टेटमेंट ने अफेक्ट किया. नाउ हियर आर टू थिंग्स. मेरे जैसे बहुत सारे और लोग हैं, उस साइड पे भी बहुत सारे और लोग हैं. विच डायरेक्शन शुड द सोसाइटी गो इन? नहीं, सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ना, एंड इंडिविजुअल चॉइसेस. इट वाज योर इंडिविजुअल चॉइस नॉट टू रिएक्ट because it didn't offend you, but it was mine to react because it was offensive to me. And so जो भी collective होगा एक threshold amount पे, वो हमको सुनने में आएगा. We can talk about it as like a general type echo that can be heard, essentially, which is negative, right? So society is made up of individuals. Individuals have individual choices. और उसका एक aggregate सा पता चलेगा. Which no point in saying which direction should society go. Which direction should individuals go? They should be true to themselves. अगर offensive लगा है तो आप अपनी बात कह सकते हो. अगर आपको लगता है कि ये बात कहने लायक नहीं है तो आप वो भी कर सकते हो. और अगर आपको लगता है उसको सपोर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो. इसी को तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं हम. बट किसी को फिजिकल हार्म पहुंचाना, दैट इज वेयर आई ड्रॉ द लाइन. एब्सोल्युटली, बिल्कुल वो नॉट जस्टिफाइड. एंड ऑन द अदर साइड जो ये इशू पार्लियामेंट तक पहुंच गया, डू यू थिंक वो सही था? सही था नहीं था इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सी, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री. अगर कोई भी इशू पूरे देश में बहुत ज़्यादा बन गया है, बहुत अच्छा कुछ भी हो, कुड बी एनीथिंग. इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, दैट कैन ऑल्सो गो इन द पार्लियामेंट. यहाँ पर शुगर केन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, या कहीं पे वॉर का प्रोस्पेक्ट्स है, या सोसाइटी आउटरेज्ड है किसी वजह से, तो हाँ, इट कैन गो इनटू द पार्लियामेंट. और ये बिकॉज पार्लियामेंट में एक लार्जर डिबेट की वजह से होगा. इट इज़ नॉट जस्ट अ केस इन पॉइंट व्हाट ही हैज सेड. पार्लियामेंट में डिबेट ये होगी कि शुड पीपल बी अलाउड टू से दिस और नॉट. दे विल डिबेट ऑन what should be done as a matter of policy, and it will be taken as a case in point. ये हुआ healthy parliamentary debate. और हाँ भाई, अगर पूरे देश में एक threshold level of people are being affected, then yes, it should be debated. Because important questions तो उठते हैं ना इससे. आपने जैसे पूछा freedom of speech कहाँ खत्म होती है, कहाँ start होती है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Let them decide. अगर कोई एक्ट आता है इस चीज़ पे, कोई रेगुलेशन आती है इन्फ्लुएंसर्स पे, let them come, फिर उस पर डिबेट होगी. डेमोक्रेसी है हमारी. तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. मुझे कोई डाउट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती कि पार्लियामेंट में चला गया हो. पार्लियामेंट में रणवीर अलाहाबादिया हैज नॉट गॉन. द लार्जर इशू हैज गॉन. आई होप दैट इज व्हाट दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट रादर देन दिस वन कमेंट एंड दिस वन इंडिविजुअल. उनका टाइम शुड बी डिबेटिंग व्हाट शुड वी डू और नॉट डू. बट सर देन अगर आप इस इशू को डिस्कस कर रहे हो पार्लियामेंट में, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन कि आप जो उस पर रिएक्शन है उसे भी डिस्कस करो. उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की. सिर्फ जो स्टार्टिंग में हुआ था उसके बारे में बात करके फिर वहाँ पे ही वो एंड हो गया. व्हाट अबाउट जो डेथ थ्रेट्स दिए गई, तो यहाँ पे इसके बारे में भी डिस्कशन होना चाहिए ना. बिल्कुल होना चाहिए. एंड वो नहीं हो रहा. बट हाँ, नहीं हो रहा. बट आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द डिस्कशन दैट इज हैपनिंग इन द पार्लियामेंट. बट आई थिंक इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ द डिबेट. वेरी मच पार्ट ऑफ इट. अगर नहीं हो रहा तो होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए. सर मेरा ऑनेस्टली पहले ओपिनियन ये था कि पार्लियामेंट में मतलब ये चीज़ नहीं डिस्कस होनी चाहिए बिकॉज वी हैव अदर इशूज़. AQI है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुंभ के साथ में अभी दिल्ली में स्टैम्पेड हुआ. ऑल ऑफ दीज इशूज़ आर इंपॉर्टेंट. बट जो आपने बात कही, आई एम वेरी हैप्पी टू चेंज माई ओपिनियन नाउ बिकॉज जिस तरह से आपने समझा, नाउ आई अंडरस्टैंड कि उसका जो लार्जर नैरेटिव है दैट शुड बी डिस्कस्ड. नॉट द स्टेटमेंट, नॉट रणवीर अलाहाबादिया एज अ पर्सन, बट द लार्जर नैरेटिव. कोई लार्जर चीज़ एक्सपोज होकर सामने आई है हमारे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अब एक हद तक है. कहाँ खत्म होगा, कहाँ स्टार्ट होगा, कैसे डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, ये है लार्जर क्वेश्चन. ये तो पार्लियामेंट को करने चाहिए डिस्कस, अपार्ट फ्रॉम दी अदर इशूज ऑफ कोर्स. बट अगेन आई विल ऑल्सो क्वालिफाई
कि बाकी इश्यूज को सुपरसीड करके ये इशू आ रहा है, तो आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में गया है मैटर, और सुप्रीम कोर्ट में गया है तो कुछ ना कुछ जजमेंट आएगी सुप्रीम कोर्ट की जो काफ़ी लोगों पे एप्लीकेबल होगी। तो ठीक है, होने तो ये हमारे देश के सबसे हायर, सबसे ऊपर के सबसे सुपीरियर डिसीजन मेकिंग फोरम्स हैं, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। गया है मैटर तो एक ठीक ठाक जजमेंट आनी भी चाहिए, कोई बात नहीं। और जब तक सोसाइटी में कोई रप्चर नहीं होता तब तक उस रप्चर को आप बैंडेज भी नहीं कर सकते। जाएगा तो कोई रेगुलेशन आएगी तो समझ में आएगा। अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को कहाँ पे ख़त्म कहाँ पे स्टार्ट करना है, सुप्रीम कोर्ट इज़ द राइट बॉडी टू टेल अस, पार्लियामेंट इज़ द राइट बॉडी टू टेल अस। लगाए ना 1 2 3 4 पॉइंट्स लिख कर हमारे सामने आए किसी दिन किसी लॉ में कि भाई ये कर सकते ये नहीं कर सकते, तो फिर बढ़िया है, अच्छा हो जाएगा। इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस, नो? एंड इफ वी डोंट लाइक इट then we can oppose it, we can debate it, and we can, you know, push back against it. So this is healthy, I think. Overall level पे the conclusion of whatever happens should be healthy. That is मेरी hope है ये, इससे कुछ अच्छा निकले, बढ़िया हो जाएगा। सर आप भी जो न्यू मीडिया है उसी का पार्ट है, बिकॉज यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग कॉन्टेंट, पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग। मैं भी उसी का पार्ट हूँ, रणवीर उसी का पार्ट था। इनफैक्ट एवरी कॉन्टेंट क्रिएटर इज पार्ट ऑफ न्यू मीडिया वर्सेस द ओल्ड मीडिया, जो कि ट्रेडिशनल मीडिया विच कैन बी प्रिंट, रेडियो, टीवी, एनीथिंग। इनफैक्ट अप टू सम एक्सटेंट ऑनलाइन पे भी कुछ चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल मीडिया में ही आती है। डू यू थिंक जो हुआ और जिस तरह से इसको एक नेशनल इशू बनाया गया, आई एम नॉट सेइंग कि वो बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए था, बट वो नेशनल इशू बन गया बिकॉज बहुत सारे लोगों को उससे प्रॉब्लम हुई। बट बन गया और बनाया गया में बहुत फर्क है। हाँ, सो आई एम नॉट सेइंग कि उसमें मैं नहीं जा रहा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ओल्ड मीडिया ने इसमें क्या रोल प्ले किया है आपके अकॉर्डिंग? ओल्ड मीडिया ने वही रोल प्ले किया है जो वो बाकी इश्यूज़ में करते हैं। वो उस इशू को दिखाते हैं, वो उस इशू के बारे में बात करते हैं, वो इसको डिस्कस करते हैं, वो अपनी टीआरपी रेटिंग्स को एलिवेट करने के लिए उसको शायद थोड़ा सा सेंसेशनलाइज करते हैं। दे डिड व्हाट दे डू। इज दैट गुड और बैड? That is what they do. I mean, there is no good, there is no bad. We should debate their ethics, if anything. We should debate भाई तुम्हारी टॉपिक सिलेक्शन क्या है। बट एथिकली इज दैट राइट What? टू डिस्कस दिस टॉपिक? Yes. टू डिस्कस रणवीर अलाहाबादिया। आई एम नॉट सेइंग द लार्जर नैरेटिव जिसके बारे में आप पार्लियामेंट वाला पॉइंट रेज कर रहे थे, बिकॉज ओल्ड मीडिया हैज डिस्कस्ड ओनली रणवीर अलाहाबादिया कि ये एक इंसान है जिसने ये चीज़ कही, उसने कैसे कह दी। उनका नैरेटिव ये है ओल्ड मीडिया का, वो इस चीज़ पे बात ही नहीं कर रहे कि old, when you say, you see, blanket statements are very dangerous. Who has told you that this is their narrative? कहाँ लिखा है ये? सर एवरी 9 PM डिबेट वाज दिस। मतलब हो सकता है कुछ चैनल्स हैं जिन पे बात हुई होगी अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एवरीथिंग, बट 9 PM डिबेट्स क्योंकि वो टीआरपी के लिए होते हैं। तो अगर ऐसा है और वो फोकस कर रहे हैं उस इंडिविजुअल पे, तो वो अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर रहे, और उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस लार्जर इशू को उठाएं, ताकि लोगों को एक ओपिनियन बने ना, एक पर्सपेक्टिव तो मिले एटलीस्ट। आप उसी कमेंट पे जाके अटक के रह जाओगे तो फिर क्या मिलेगा आपको? तो हो गया जो होना था। और लेट अस बी ऑनेस्ट, बिहाइंड क्लोज डोर्स जब कोई आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, आदमी बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है इस लाइफ में। द वर्ल्ड इज़ नॉट सेंसर्ड, यू नो, एंड व्हेन यू एक्चुअली गेट इनटू अ सिचुएशन, जब कुछ भी चल रहा है तो आपको उल्टी सीधी बहुत सारी बातें मिलती हैं सुनने को। तो इस चीज़ को पकड़ के बैठ जाना कि उसने एग्जैक्टली क्या बोला इज़ लेस इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ क्या बोला जा सकता है हमारी सोसाइटी में, और क्या बोलने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और ये कॉन्सिक्वेंसेज कौन डिसाइड करता है। अगर ओपन मीडिया कुछ कर रही है, अगर ओल्ड मीडिया वर्सेस न्यू मीडिया की आपने जो बात करी, अगर हम आज न्यू मीडिया के पार्ट हैं और हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है ठीक है। और अगर ओल्ड मीडिया, जैसा कि आपने कहा, ये नहीं कर रही है तो उनको करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट दे शुड बी डूइंग। आपको लगता है ओल्ड मीडिया इज जेलस ऑफ न्यू मीडिया? यस, परहैप्स, एंड इनसिक्योर। इनसिक्योर इज द राइट वर्ड आई थिंक। यस, परहैप्स, बिकॉज होगा ही, फॉर्मेट चेंज हो रहा है, बहुत रेडिकल चेंज उस पेस पे। लोग यूट्यूब देखना पसंद करते हैं। ये तो यूट्यूब के सीईओ ने खुद ने कहा है कि टीवी पे ज़्यादा देख रहे हैं अब लोग यूट्यूब अमेरिका में। बिल्कुल, मतलब उसका साइज, उसकी जो पोटेंशियल है, नेटफ्लिक्स कैन नॉट कम्पीट विद द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट इज देयर ऑन यूट्यूब। ऑब्वियसली आप यूट्यूब ही पसंद करोगे, और जो आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए, उसका आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस हो गए आप। यू वांट टू नो कि भाई इफ आई वांट टू गो टू टर्की, व्हाट शुड बी द बेस्ट वे टू अप्रोच दैट ट्रिप, 4 वीडियो मिल जाएंगे एक से एक आपको। तो ऑप्शंस देता है, छोटा है, डाइजेस्टिबल है, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम है, तो इट इज़ टेकिंग ओवर टीवी, एंड दैट इज डेफिनेटली वेयर यू नो पीपल लाइक यू डेफिनेटली कम इन, एंड मी ऑल्सो आई गेस। तो yes, it is changing, and it is getting very difficult for the older media format to compete. Yeah. They themselves are coming on YouTube.
एंड दे विल हैव टू, मतलब दुनिया चेंज हो रही है, टेक चेंज हो रही है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी चेंज हो रहा है और लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब ये जो फ़ोन है हमारे हाथ में हमेशा रहता है, लोग टाइम निकालते हैं स्क्रोलिंग के लिए, एडिक्टिव इतना ज़्यादा है, इट इज़ प्योर एडिक्शन जो लोगों को हो गई है। सब सारी कंजम्पशन ही वहाँ से हो रही है, इन्फॉर्मेटिव भी, एंटरटेनमेंट भी। तो ऑब्वियसली डू यू नो व्हाट इज सेकंड स्क्रीन फिनोमेना? नो। तो ये एक नई चीज़ शुरू हुई है नेटफ्लिक्स पे। अब जो भी शो बनना है, फिल्म बननी है, द प्रोड्यूसर्स ऑफ नेटफ्लिक्स, वो जो भी फिल्म मेकर है उसे कहते हैं कि ये सेकंड स्क्रीन के लिए रेलेवेंट है या नहीं है। सो सेकंड स्क्रीन का मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर वाचिंग समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स, उसी टाइम पे आप आपके रील्स भी स्क्रॉल कर सकते हो। हाँ, द स्मॉल बॉक्स, या दैट वुड मेक दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी। एंड आई डोंट नो कि अगर इस लेवल तक हम एडिक्ट बन चुके हैं इस चीज़ के स्क्रॉल करने के, अटेंशन स्पैन खराब हो रहा है हमारा। एग्जैक्टली पर इसके रिपोर्केशंस क्या होंगे लार्जर नैरेटिव में अगर हम देखें, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ऑल अक्रॉस द ग्लोब इंसानों की अटेंशन स्पैन कम हो रही है, ये तो हमको पता ही है। हमारे डू यू थिंक इससे हमारे जो सोशल इंटरेक्शंस है वो भी डिस्टर्ब होते हैं? ये जो स्क्रोलिंग की वजह से एक इशू मुझे एटलीस्ट अब तक दिखा है, विच इज़ कि ये आपको बहुत इंडिविजुअल लेवल पे ले आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद की बात करूँ, आज मुझे पता है कि मेरे फ़ोन पे मैं फूड ऑर्डर कर सकता हूँ, मुझे जो भी देखना है एंटरटेनमेंट वो मुझे फ़ोन पे मिल जाएगा। तो मुझे एक वो नीड नहीं लगती कि मैं कहीं पे बाहर जाऊँ, सोशल इंटरेक्शंस करूँ। और मेरे फ्रेंड्स एंड मेरे फैमिली को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी इसी से होती है, क्योंकि मैं अब कहीं बाहर ही नहीं जाता, क्योंकि आई नो कि मेरे 4 दीवारी में, इनफैक्ट अब तो मुझे बुक्स भी पढ़नी है तो मैं फ़ोन पे पढ़ सकता हूँ और या सुन सकता हूँ। इट हैज़ बिकम दैट ईजी। तो किसी तरह से ये हमारे सोशल इंटरेक्शंस को या हमारे सोशल लाइफ को हार्म कर रहा है आपके अकॉर्डिंग? हाँ, शॉर्ट आंसर इज येस, पर इट्स अ बेटर प्रॉब्लम टू हैव देन द प्रॉब्लम वी हैड बिफोर द टेक्नोलॉजी हैड कम। इसमें कोई शक तो है नहीं कि इट हैज़ इंक्रीज कन्वीनियंस। In fact, the question is, has it increased convenience to the point that it is now hurting other aspects of life? तो हाँ, to some extent, yes. I think इसके 2 या 3 सबसे बड़े problems हैं। एक, the nature of scrolling and the nature of algorithms जो Google, Facebook ये सब tech companies hack कर चुकी हैं। They directly hack dopamine और आपको वो content दिखाती हैं जो आप देखना चाहते हो। आपको ये भी नहीं पता कि आप देखना चाहते हो, but वो देखना चाहते हो आप। करेक्ट। कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड की अच्छी से प्रोफाइलिंग वो लोग कर चुके हैं। तो वो इतना ज़्यादा एडिक्टिव है कि आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा खा जा रहा है। वो इट इज़ कंज्यूमिंग वे टू मच टाइम देन इट शुड एंड इट हैज़ दैट पुल। ठीक है, सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपको बाकी कामों के लिए इट विल लीव लेस टाइम। नंबर 2, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट इट विल शॉर्टन योर अटेंशन स्पैन। आपको धीरे धीरे बाइट साइज इन्फॉर्मेशन मिल रही है और वो इन्फॉर्मेशन भी दे आर बेसिकली जस्ट हुक्स, वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। उसमें इन्फॉर्मेशन डेंसिटी इतनी कम है, इतनी छोटी सी बात कही है, बस आपको कहीं ना कहीं हिट हो जाए और वो फिर रील या जो भी है शॉर्ट्स वो चल पड़ती है। वही एल्गोरिदम का सारा कॉन्सेप्ट है। तो दैट इज़ नॉट ग्रेट फॉर आवर अटेंशन स्पैन। सोशल रिलेशनशिप्स ऑब्वियसली कम होंगे, बट द थर्ड प्रॉब्लम इज दैट जिस टाइप के रोल मॉडल और जिस टाइप के एग्जाम्पल्स दिखते हैं ना 1 मिनट की रील में या 2-3 मिनट की रील में, कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखेगा आपको असलियत नहीं दिखेगी, आपको एक झलक दिखेगी किसी चीज़ की। और उस झलक को देखते बहुत सारी झलक देख के एक वर्ल्ड व्यू सा बन जाता है। वो बिल्कुल गलत है। द वर्ल्ड व्यू इज़ रॉन्ग। वर्ल्ड व्यू तो ऐसा बनता है कि हर कोई शायद लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है, हर कोई पता नहीं क्या कर रहा है, जो ज़्यादा दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा आगे है। ये जो डिस्टॉर्शंस है रियलिटी के, ये एक्सेंचुएट हो गए हैं सोशल मीडिया की वजह से। बट इसमें भी कोई शक नहीं है कि कन्वीनियंस बढ़ गया। आज की डेट में अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके सोशल रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, आपका अटेंशन स्पैन भी अच्छा हो जाएगा, बट ये मुझे वापस दे दो, तो आप करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे ना। तो दैट इज़ व्हाट हैपेंस जब कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो इसके ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हैं। बट हाँ, ये अब सीरियसली प्रॉब्लम आने लग गई है। इसका एक अदर साइड भी है, विच इज़ कि आउटरीच बहुत ईजी हो गया है इसकी वजह से। और वही हमने अभी रिसेंट टाइम्स में देखा था, जो हम बात कर रहे थे रणवीर एंड समय वाले इंडियाज़ गॉट लेटेंट के कंट्रोवर्सी में, कि इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है, इतना ईजिली अवेलेबल हो गया है कि आउटरीच करना आपके लिए बहुत ईजी हो गया है। इन द पास्ट जहाँ पे अगर लोगों को कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी तो वो एफिजीज जलाते थे, पर उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती थी, आपको बाहर जाना पड़ता था। अब तो वो करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने कॉमेंट डाल दिया, ट्वीट डाल दिया, हो गया। जिस चीज़ की जिस इंसान की एफिजी जला रहे हो, उस इंसान की रीच भी तो बढ़ गई। हाँ, वो मार्केटिंग भी तो बढ़ गई। अब यहाँ पे बैठ के एक एपिसोड शूट होगा, पहुँच भी तो जाएगा ना इतने आराम से इतने सारे लोगों के पास, तो उनका आउटरीच भी पहुँचेगा। करेक्ट। मीडियम है, फॉर्मेट है, टेक्नोलॉजी है, ओपन हाईवे है। दिस इज ब्यूटीफुल इन माई ओपिनियन। एंड यही तो कम्युनिकेशन है हमारे उन लोगों के साथ जो हमको दिख भी नहीं रहे, और उनकी हमारे साथ। दे हैव द फीलिंग दैट दे आर इन द रूम, हम एक ऑथेंटिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं।
एंड सो बट दे आर इन द रूम, दे वी कांट सी देम, बट जब उनका रिएक्शन आएगा तो वो अपनी प्रेजेंस फील हमको करा देंगे. दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट ना. Yeah. वी आर एबल टू कनेक्ट टू देम विदाउट बीइंग फिजिकली देयर. ना वो हमसे मिलने के लिए आ सकते हैं इतना ज़्यादा, ना हम उनके पास जा सकते हैं, बट ऐसे हम कनेक्टेड हैं. इट्स अमेजिंग. या सर, इससे एक और दूसरी प्रॉब्लम जो आती है, जो आपने बीच में एक बात कही थी कि एल्गोरिदम सब डिसाइड करते हैं हमारे डिसीजंस क्या होंगे, हमें क्या देखना पसंद है. एंड अगर आपने कहीं पे भी किसी स्क्रॉल करते करते एक रील को ज़्यादा टाइम के लिए भी देख लिया, हाँ. या उसे गलती से लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, अगले 2-3 दिन तक आपको भर के एल्गोरिदम सेम टाइप के रील्स देगा. इसका एक बैक साइड ये है कि ये हमारे यहाँ पे जो कम्युनलिज्म के इश्यूज है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि गलती से भी आपने एक गलत रील देख ली जो आपको पुश करेगा कभी ना कभी, और फिर कंटिन्यूसली वो आपको वही दिखाते जाएगा अनटिल द पॉइंट जहाँ पे आपका ब्रेन इस तरह से डेवलप हो जाए कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो, आप 360 डिग्री से एक प्रॉब्लम को सोच नहीं रहे हो. इससे कैसे डील कर सकता है कोई इंसान? मुझे तो लगता है सिर्फ एल्गोरिदम देखो दिखाते तो वो हैं, एंड दे हैव द प्रिविलेज. आप उनके प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वो दिखाएंगे, पर वो ऑप्शन भी देते हैं कि नहीं देखनी मुझे. आई डोंट वांट टू सी दिस एड. आएगा ऑप्शन, 4 ऑप्शन आएंगे. व्हाई डोंट यू वांट टू सी इट? इट्स ऑफेंसिव, इट हैज न्यूडिटी, इट इज अ स्कैम. जो भी ऑप्शन देगा वो यू कैन सिलेक्ट. उस हिसाब से एल्गोरिदम समझेगा. पर आपकी ये बात ठीक है कि वो उसके लिए हमको एफर्ट करना पड़ेगा. हमसे पहले नहीं पूछेगा वो कि आपको ये देखना है, ये देखना है, ये आपको ऐसा दिखाऊं, या वो नहीं करेगा. बिकॉज वो चाहेगा कि पहले आपको वो हुक करे, एडिक्ट करे, ताकि वो अपने ऐड दिखा पाए. जो कुछ भी उसका बिजनेस मोटिव है वो उसका सर्व हो, और आपको एंटरटेनमेंट मिले, आपको जो चाहिए वो मिले. और आपको अगर नहीं देखना है तो थोड़ा सा एफर्ट करके यू कैन डू दैट. करेक्ट. बट वो ऑप्शन है आपके पास. बट वो एक एको चेम्बर तो बना ही देता है ना फिर भी. हाँ, नो डाउट. तो क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत से बार लोगों के साथ में जब पॉलिटिकल डिस्कशंस करता हूँ, देयर ओपिनियंस आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रील्स दैट दे वॉच. यस. अब रील्स मुझे पता है, शायद मॉडर्न ज़माने में सभी को पता है, बट उन्हें नहीं पता फॉर सम रीज़न कि रील्स आपके लिए एक एको चेम्बर बना रहे हैं. अगर आप एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो तो वो आपको सिर्फ वही दिखा रहा है, वो आपको कहीं और जाने ही नहीं दे रहा. करेक्ट. तो लोग इन द मॉडर्न टाइम्स अपने ओपिनियंस को फॉर्म कैसे करें जब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया ये? बिल्कुल सही बात है आपकी. ये बिल्कुल ठीक बात है, जैसे कम्प्लीटली अग्री विद कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है. और आई थिंक रैशनल थिंकिंग वैसे भी कम थी. बिकॉज ऑफ दिस इट विल कैन रिड्यूस फर्दर. देयर इज नो ऑप्शन बट टू क्रिएट कॉन्टेंट दैट कैन इन्फॉर्म पीपल both ways. And I think that responsibility will lie on in creators like you, creators like me, I guess also, and also the old media like you mentioned. We need to able to create content. और इसका एक futuristic possible potential solution ये भी है कि regulations ऐसी लाई जाएं जो दोनों sides को कुछ हद तक दिखाएं. एक side की information बिल्कुल convey ना करें, पर वो भी रेगुलेशन आप कितनी कर दोगे. घूम फिर के हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वो अपने आप को कितना अच्छा इन्फॉर्म करके रखता है, Right. और अपने आप को इन्फॉर्म करने के लिए क्या यूज़ कर रहा है. अगर उसकी इन्फॉर्मेशन और उसका वर्ल्ड व्यू और उसकी ओपिनियंस, उसकी सोच, उसके विचार रील्स पे डिपेंडेंट हैं, तो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट. उसको फिर फ़ोन रख दो आप नीचे और 2 किताबें पढ़ो पहले. यू नो, किताबें पढ़ना तो कम ही हो गया लोगों का. एग्जैक्टली, दैट इज द प्रॉब्लम. दैट इज द प्रॉब्लम. या आई एम नाउ वांटिंग क्या, स्टार्टिंग टू क्रिएट कंटेंट, बिकॉज मुझे पता है कोई किताब नहीं पढ़ने वाला. मैं पढ़ता हूँ, मुझे मजा आता है. आई वॉच योर रील्स जो आप किताबों पे बुक रिकमेंडेशन ना, तो अब उनको उसका थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाऊंगा. 15-20 मिनट, तो 15-20 मिनट तो हैं, मैं पढ़ लूँगा. चलो 2-3 घंटे, मैं 2-3 घंटे पढ़ के बता दूंगा इसमें क्या है. एटलीस्ट दैट इज समथिंग आई कैन डू एज अ कंटेंट क्रिएटर. बट आपकी बात वो बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हो. बायस्ड एल्गोरिथमिक बायस इज अ रियल प्रॉब्लम. सर एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम रीडिंग के बारे में बात कर रहे थे ना. यूपीएससी का जो सिलेबस होता है, एक नॉर्मल इंसान अगर उसे देखने जाएगा तो वो सोचेगा कि भाई ये क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, क्यों पढ़ रहे हो, कितना सारा पढ़ रहे हो. बट वो ज़रूरी है, एक एस्पिरेंट को पता है. बट हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट फॉर एन एस्पिरेंट कि वो उस सिलेबस को छोड़ के जो बाकी किताबें हैं, जो रियल वर्ल्ड बुक्स जिसे हम कहते हैं, उसे भी उतना ही ज़्यादा पढ़े. यूपीएससी के सिलेबस में 2 लेयर्स होती हैं जो सिलेबस में दिखती नहीं है, बट सब लोग बात करते हैं. यूपीएससी कम्युनिटी में बड़ा कॉमन है. उसको हम बोलते हैं स्टैटिक वर्सेस डायनामिक. ओके. स्टैटिक तो वो होता है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपकी फैक्चुअल बेस है. वो हो गया, फॉर एग्जांपल इंडिया में कितनी रिवर्स हैं, कौन सी रिवर कहाँ है, इंडिया में कितने माउंटेन पीक्स हैं, इंडिया में कितने माउंटेन रेंजेस हैं, इंडिया की फिजियोग्राफी कैसी है, इंडिया की डेमोग्राफी कैसी है, इंडिया में कितने ट्राइब्स हैं. फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है. हिस्ट्री इंडिया की क्या, वो कौन बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसके बीच में हुआ था,
अपना 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट कैसे हुआ था, उसके सेंटर्स क्या थे, उसके कॉजेज क्या थे, उसका इफेक्ट्स क्या थे, ब्रिटिशर्स ने जो रिफॉर्म्स करे उसके वो सब, ऑल ऑफ दिस इज द बेसिक कंटेंट आपको पता होना चाहिए. क्यों पता होना चाहिए? इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि दिस फैक्चुअल नॉलेज बिल्ड्स ऑन टू अदर नॉलेज विच इज डायनामिक. नाउ वंस यू अंडरस्टैंड कि भाई जो इंडिया है, इंडिया एक बेसिकली फ्री फ्लोटिंग सी प्लेट होती थी बहुत हज़ारों लाखों साल पहले, फ्लोट करते करते आके जो है यूरेशियन प्लेट में जाके टकरा गई, और टकराने के बाद जो है जो फोल्डिंग हुई माउंटेन्स की उनको हिमालयंस कहते हैं. तो उसकी वजह से प्रेशर बन गया वहाँ पे. अभी दिल्ली में एक अर्थक्वेक आया, अब आप उसको कनेक्ट कर लोगे इमीडिएटली. अच्छा ये है, नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स का प्रेशर है, टेक्टोनिक सीस्मिक एक्टिविटी है यहाँ पे, इसलिए इस टाइप का कोई प्रेशर होगा. और इस चीज़ को जब आप कनेक्ट करते हो, दैट इज द नॉलेज दैट यूपीएससी वांट्स. बेस आपकी स्टैटिक नॉलेज की होगी, फिर आप उसको जब डायनेमिक चीज़ों से कनेक्ट कर पाओगे तो यू गेट अ वेरी रिच पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड. अब आप इकोनॉमिक समझ सकते हो चीज़ों की, भाई क्रिप्टो करेंसी बैंड है या रेगुलेटेड है, किस हद तक बैंड है, किस हद तक रेगुलेटेड है, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा. अगर फिजिकल डेफिसिट आया, बजट आया और 12 लाख की एग्जेम्पशन थी, उसका क्या इंप्लीकेशन है, आपको समझ में आएगा थोड़ा सा. यू विल अप्रिशिएट नॉट ओनली द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बट द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. आप एक वेल इन्फॉर्म्ड एस्पिरेंट के लिए पूछोगे कि ठीक है हम 12 लाख की एग्जेम्पशन अगर दे रहे हैं तो हम कितना रेवेन्यू फोरगो कर रहे हैं, वो रेवेन्यू कहाँ से आएगा हमारे पास, क्या उस बजट में ऐसा कुछ प्रोविजन है कि सिर्फ उसको खाली छोड़ दिया गया है. ये इंपॉर्टेंट होता है समझना धीरे धीरे. दिस इज व्हाट द यूपीएससी विल वांट. वो आपसे जब क्वेश्चन पूछेंगे तो वो फैक्चुअल भी पूछेंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दैट एक्चुअल एग्जाम विच आई वुड से इज द मेंस एग्जाम, उसमें तो वो बिल्कुल इस चीज़ पे आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द डायनामिक रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, और आपकी जो स्टैटिक नॉलेज है वो उसको कैसे इन्फॉर्म कर रही है, कितने कनेक्शन बना पा रहे हो, कितने पैटर्न रिकॉग्निशन कर पा रहे हो. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट एग्जाम. सब कोई बुक रिकमेंडेशंस है आपके पास में, लाइक 3-4 बुक्स जो रिसेंट टाइम्स में आपने पढ़ी हो, आपको बहुत अच्छी लगी हो? ज़रूर. किस जॉनरा की? इट कुड, अब ये एक्चुअली पता है दिस इज़ द थिंग, मतलब मैं बहुत बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ. मैं फ़ोन पे उतना ज़्यादा नहीं रहता जितना मैं किताबों में रहता हूँ. एंड दिस इज़ वन थिंग जो मैंने अपने टीम के साथ भी किया. नाउ दे हैव टू कंपल्सरीली रीड बुक्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी थोड़ी बढ़े और ग्रो करे रीडर्स वाली. ठीक बात. तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये पूछना कि कौन से जॉनर की, बिकॉज देर आर सो मेनी जॉनर्स. एंड मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है इट इज़ पर्टिकुलरली जियोपॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, इंडियन हिस्ट्री, ये सब मेरे पर्टिकुलर है. बट यहाँ पे मैं एक जनरल व्यू में आपसे पूछ रहा हूँ कि इट कुड बी फ्रॉम एनीथिंग, मतलब जो भी आपको पसंद आई है इन द रिसेंट टाइम्स, नॉट 3 नॉट 4, इट कुड बी 5 6 एनीथिंग. कुछ चीज़ें फाउंडेशनल हैं एजुकेशन के लिए और इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए, आई थिंक आज की डेट में. और अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में नहीं है तो आपके माइंड में ब्लाइंड स्पॉट्स हैं मुझे लगता है. तो उनको भरने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा, वन ऑफ द बुक्स दैट हैज़ टू बी रेड, शुड बी रेड बाय एनीबडी हु इज़ थिंकिंग ऑफ वांटिंग टू बी इन्फॉर्म्ड, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग बाय बिल ब्राइसन. अगर आपको नहीं पता है कि साइंस इस दुनिया की क्या पिक्चर बना रहा है तो फिर आप नहीं हो इन्फॉर्म्ड वाली रेस में. आई एम सॉरी. बहुत ही खूबसूरत किताब भी हो क्योंकि उसने बहुत छोटे छोटे तरीक़ों से आपको बताया है. ब्यूटी, इट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी. अगर उसके अंदर और जाना है, कॉस्मोस पढ़ो, कार्ल सेगन की. आप अगर स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड होना चाहते हो, बहुत ही खूबसूरत किताब सिद्धार्थ हरमन हेसी. ब्यूटीफुल बुक. यस, ब्यूटीफुल बुक. वेरी शॉर्ट बुक एज वेल. वेरी शॉर्ट बुक, बड़े सिंपल बुक, और उसमें सिंपल बातों में इतना सबको समझा जाएगा तो शायद कई जन्मों में समझ में नहीं आएगा आपको. अगर आपको जियोपॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म होना है, रे डालियो की किताब है चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर. ओह या, बहुत अच्छी. उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है बिकॉज ही इज अ फाइनेंस गाय, बट वेरी वेरी गुड बुक. राइट. आपको दूसरे जॉनरा के हम बताएं, अगर आपको फिलोसफी के बारे में जानना है, मार्कस ऑरेलियस मेडिटेशंस. स्टोइक है बट अच्छा है, और मतलब इट डजंट स्टार्ट और एंड देयर. तो बिल्कुल ही एक सेल्फ हेल्प बुक की जॉनरा. इट्स लाइक समथिंग लाइक आप हर दिन उसका एक एक कुछ पढ़ सकते हो. कुछ थोड़ा उसको जो है आप पढ़ो. और अगर आपको व्हाट जॉनरा रिमेन्स, इकोनॉमिक्स अगर समझना है, द डिस्मल साइंस. ओके, I'll write this down. The dismal science, the naked science, the naked science I think is the name of the book. Economics is called the dismal science. Okay. और उसमें बड़े अच्छे से समझाया हुआ है कि इकोनॉमिक्स इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड. उसके बेसिक फंडे हैं, बेसिक फाउंडेशंस हैं, समझो. दैट इज व्हाट विल रियली इन्फॉर्म यू वेरी नाइसली, वेरी डीपली, वेरी थरोली. या, एंड अबाउट पॉलिटिक्स डोंट नो, इट्स नॉट माय जॉनरा. ओके, फेयर इनफ. बट स्टिल आई थिंक 5-6 बुक्स तो लोगों को मिल ही गई है इसमें. एक और ऐड करनी चाहिए इसमें. बेसिक बुक ही है
युवाल नोआ हरारी सेपियंस, वन ऑफ माय फेवरेट बुक। एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन सिविलाइजेशन की आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग स्टार्ट्स यू ऑफ दुनिया है क्या भाई, स्टार्ट कहाँ से हुई, बिग बैंग से लेकर अभी तक इंसान कैसे आ गए, बाकी एलियंस हैं नहीं हैं क्यों नहीं है, सब पता चल जाएगा आपको। सारी की सारी हिस्ट्री, सारी की सारी साइंस हो जाएगी वहाँ तक कवर। उसके बाद वंस इट विल स्टॉप व्हेन ह्यूमंस हैव एंटर्ड द पिक्चर। उसके बाद युवाल नोआ हरारी सेपियंस। उसके बाद वंस यू अंडरस्टैंड कि वेयर हैव ह्यूमंस रीच्ड, फिर ह्यूमन के माइंड के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है द नेकेड एप। द नेकेड एप, डेसमंड मॉरिस आपको बताएगा कि इंसान जो क्रीचर है, जो जानवर है, वो किस मिट्टी का बना है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो इंसान को बायोलॉजिकल एनिमल की तरफ से एनालाइज करके आपको बता देगा। इसकी क्या टेंडेंसीज हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी कब होती है, एडोलेसेंट कब होता है, इसमें एग्रेशन कितनी होती है नहीं होती, आपको बड़े अच्छे से एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देगा आपको। फिलोसफी और साइकोलॉजी के मैंने आपको बताए। तो आई थिंक दैट इज द वे यू शुड बिल्ड अप योर नॉलेज। इनफैक्ट युval नोआ हरारी की एक और किताब है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। उसने वो किताब कब लिखी थी, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन ही प्रेडिक्टेड AI आएगा और AI कितने सारे जॉब्स लेगा जो आज के ज़माने में सही हो रही है। तो आई थिंक दैट इज़ वन बुक विच अगेन पीपल शुड रीड। एंड जियोपॉलिटिक्स पे भी देयर वाज दिस बुक प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी which explains everything in very short heard about it, but it's on my list, haven't read it though. So it is a great book. मतलब I have never read anything जो कि इतने precisely बिना किसी side लिए हुए इतना exact accurate चीज़ बता रहा है। There's another very good book on that, in fact. Guns, Germs and Steel, Jared Diamond. Amazing book, yes. Beautiful book. There's also a documentary of that. Oh, there's a documentary. Yes, okay, मुझे नहीं पता। three part documentary. Okay. वो documentary देख लो, book पढ़ लो, एक ही बात है। Okay. Okay. I can talk about books, sir, full day. I think हमें उस पे एक अलग से podcast करना चाहिए। Sure. Coming back to this podcast जिसपे हम मतलब we were talking about civil services. Now एक जो ट्रेंड भारत में सिंस आज़ादी रहा है IAS को लेके, जो हमारा ऑब्सेशन है एज अ कंट्री, ना सिर्फ उनके लिए जो IAS बन रहे हैं उसके लिए एस्पायर कर रहे हैं, इनफैक्ट नॉर्मल सिविलियंस एज वेल, उन्हें भी जो एक IAS में वो देख के पावर दिखती है, फेम दिखता है, दूसरे साइड पे भी उतना ही उसके लिए ऑब्सेशन है। ये क्यों हुआ है ओवर द ईयर्स? मतलब IPS, IRS, IFS सब कुछ है, बट IAS को इतना ज़्यादा ऑब्सेशन क्यों बना दिया हमारे देश ने? Because IAS is the closest thing to a king in today's world. अब हमारी तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, there is no monarchy, बट उसका जब स्टार्टिंग हुआ तो उसका जो फ्लैगशिप पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, इट वॉज द क्लोजेस्ट थिंग टू द राजा ऑफ द डिस्ट्रिक्ट दैट देयर वॉज, एंड दैट इज़ वॉट वी हैव सीन ओवर द ईयर्स। उसके पास ओवर आर्चिंग पावर्स होती हैं हर चीज़ की। लॉ एंड ऑर्डर भी उसके पास होता है, लैंड, वाटर, हाइजीन, हेल्थ, एजुकेशन, यू नेम इट, ही हैज़ पावर ओवर इट। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है वो, और उसके पास इतनी वाइड रेंजिंग पावर्स होती हैं, उसका इम्पैक्ट होता है, उसका इतना बड़ा सा घर होता है, सबको पता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट DM साहब हैं। DM इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल गवर्नमेंट अथॉरिटी इन दैट एरिया एडमिनिस्ट्रेटिवली, है ना। उसके ऊपर सीधा CM ही होता है, जो लोगों के माइंड में जैसे चलता है, हालांकि हायरार्की इज़ डिफरेंट, बट तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न, हिस्टोरिकल रीज़न है। और अभी भी जो सिम्बल्स ऑफ पावर और सिम्बल्स ऑफ अथॉरिटी हैं वो अलाइव हैं। उसका बहुत बड़ा सा बंगला सबको पता होता है कि कहाँ है, उसका इम्पैक्ट लोगों को पता होता है, लोगों ने देखा होता है। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग उसके पास जाते हैं, तो दैट इज़ द रीज़न आई थिंक। ओके, सबको लगता है कि मतलब जो सिविल सर्वेंट्स है या सिविल सर्विसेज जो है, इसमें एक तरह से जिस तरह से प्राइवेट कंपनीज रन करती है वैसा एक सिस्टम आना चाहिए वेर इन यू डोंट हैव द जॉब सिक्योरिटी, सो दैट एफिशिएंसी बढ़ जाए। आई बिलीव दैट, मैं बिलीव करता हूँ, बट ये बड़ा हॉटली डिबेटेड टॉपिक है। मुझे लगता है ये बात बिल्कुल ठीक है। उसको सिविल सर्वेंट को एक परमानेंट जॉब देके मुझे नहीं लगता है कि वी आर डूइंग आवरसेल्व्स अ फेवर। उसकी जो परमानेंट जॉब मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। उसको अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू बार बार प्रूव करने की ज़रूरत होनी चाहिए, जैसे कि प्राइवेट जॉब्स में होती है। देयर आर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स टू दिस, विच आर दैट कि आप किसी को प्राइवेट जॉब दोगे, वो आज जाएगा, कल आ जाएगा, कल चला जाएगा, तो आपको ये कैसे पता कि अपनी पोजीशन को मिसयूज़ नहीं करेगा वो? जब उसको पता ही है कि उसने बाहर जाना है ना। और उसका ये भी, देयर आर वेरियस रीजंस कि आप लॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। उसको पता ही है टेम्परेरी एम्प्लॉई है वो। करेक्ट। और गवर्नमेंट में बहुत ज़रूरी है कि आप लॉयल्टी आपको चाहिए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। बट ओवरऑल लेवल पे मुझे नहीं लगता है वो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स विन ओवर द पोटेंशियल बेनिफिट्स, क्योंकि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द इनएफिशिएंसी? अब आपने किसी को एक परमानेंट जॉब तो दे दी, अब दिस आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। होता ये है कि इतने रूल्स, इतने रिस्ट्रिक्शंस, इतने कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्विसेज धीरे धीरे डरपोक हो जाते हैं।
ओके आते तो अच्छे इंटेंशंस के साथ हैं, ब्रिलियंट लोगों की कोई कमी नहीं है वहाँ पे, एक से एक छटे हुए लोग आते हैं। मैं लोगों के इंटरव्यू लेता हूँ आज की डेट में भी, आई एम जस्ट शॉक्ड। हम इंडिया गॉट लेटेंट की बात कर रहे थे जिस टाइम पर ये चल रहा था, उसी जनरेशन के लोगों के मैं इंटरव्यू ले रहा था। अब उनसे बात करके देखो, गीता के श्लोक, जियो पॉलिटिक्स की रियलिटी, अब कुछ भी पूछो पता था। द गुड वंस दैट आई डिड, कोई मतलब ब्रिलियंट उसी जनरेशन के लोग भी थे। धीरे धीरे सिविल सर्विसेज में कंस्ट्रेंट्स की वजह से डरपोक थोड़े हो जाते हैं लोग, क्योंकि आपको रियलाइज़ होता है कि अपना मेन जो मैंडेट है वो अपनी नौकरी को बचाना रह गया है। दैट इज़ द इशू, द सिस्टम इज सो कंस्ट्रिक्टिंग, और इसकी वजह से धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है वो। ओके दैट इज़ द इशू। और अगर उस चीज़ को आप हटा दोगे, आप बोलोगे कि तेरी परमानेंट जॉब नहीं है, देन दैट एलिमेंट विल गो, बट देन सम अदर एलिमेंट्स विल कम इनटू द माइंड, और वो ये होंगे कि अब अगर मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो अब मैं इसको कैसे, हाउ डू आई लेवरेज इट, कि बाहर जाके मेरे पास एक जॉब सिक्योर हो, या मैं किसको क्या फेवर करूँ, या किससे क्या ऐसी मैं बात करूँ कि भाई मतलब मेरी रोजी रोटी चलती रहे। उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाए, तो ये बड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली। इसका जो एक्चुअल टेंजिबल सोल्यूशन है, इसमें एक और एंगल है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमने डिसाइड करा है इस कंट्री में कि हम सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ देंगे। इसका मतलब कि अगर आप और मैं एक रेस में हैं और अगर आपके पास डिसएडवांटेज है तो आप मेरे से थोड़ी सी हेड स्टार्ट लोगे। रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक, रिजर्वेशन सिस्टम को वायलेट कर देता है ये थोड़ा सा। इन व्हाट सेंस? प्राइवेट एंट्रीज में की लोग बात करते हैं, लेटरल एंट्री भी आप परमानेंट सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, बट जो भी स्पेशलिस्ट डोमेन है बाहर से लाओ, जो भी उसको काम को अच्छे से कर पाए वो करेगा, और कोई परमानेंट वाला नहीं करेगा, उनको जनरल काम के लिए साइड में रख दो। अगर कोई बाहर से आता है तो वो रिजर्वेशन पॉलिसी को बाईपास करके आ रहा है ना। करेक्ट, हाँ। दैट इज द काउंटर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दिस lateral entry. So should there be a permanent job? आंसर उसका ये है कि हाँ फिलहाल तो होनी चाहिए, क्योंकि उससे बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट इट इज़ नॉट डूइंग अस अ लॉट ऑफ फेवर्स, वी नीड अ बेटर सोल्यूशन। 2, द सोल्यूशन इज शुड देयर बी completely टेम्पररी जॉब फॉर एवरीबडी? नो, देयर इज़ नो बेटर सोल्यूशन देन दैट, इसलिए हम वो कर नहीं पा रहे और उसके ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन नहीं है। 3, क्या हमको लैटरल एंट्री करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए, ज़्यादा करनी चाहिए, पर उसके अगेंस्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि लैटरल एंट्री रिजर्वेशन सिस्टम को और हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को बाईपास कर देती है। ओके, ये 3 इशूज़ हैं और इनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं। राइट। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आज की डेट में एग्रेसिव लैटरल एंट्री है मेरे हिसाब से, विच मीन्स स्पेशलिस्ट पोजीशंस के लिए पॉपुलेटेड विद प्राइवेट पीपल। अच्छा, हाँ, एडमिशन प्रोसेस जो उनका है, द एंट्री प्रोसेस को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करके एकदम ट्रांसपेरेंट कर देना चाहिए, ताकि पता चले कि जो अगर आ भी रहा है स्पेशलिस्ट तो क्या क्वालिफिकेशन लेके आ रहा है, और उसके बाद उनकी बहुत स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उनके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि वो बाहर जाके उसको लेवरेज ना कर पाएँ, गलत मिसयूज़ ना कर पाएँ। अगर वो अच्छी सर्विस करें तो वो भी बड़ा क्लियरली इट नीड्स टू बी अकाउंटेबल, पता होना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट इट इज ईजियर सेड देन डन। आई थिंक इसका एक मॉडल महाराष्ट्र में यूज किया गया था, वेरन द महाराष्ट्र सीएम हैड हिज ओन फेलोशिप थी उनकी, तो उसके अंडर आई थिंक द लेवल ऑफ अ सिविल सर्वेंट एंड लैटरल एंट्रीज यहाँ पे जो फेलोशिप में मिल रही थी दैट वाज इक्वल, बट ये लोग डोमेन एक्सपर्ट्स थे। तो आई न्यू सम पीपल जो कि साइबर सिक्योरिटी वगैरह में काम कर रहे थे एट दैट टाइम, एंड इट मेड महाराष्ट्र सो एफिशिएंट, क्योंकि मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। वहाँ पे साइबर फ्रॉड्स इतने ज़्यादा हो रहे थे, एकदम से कम हो गए बिकॉज ऑफ दीज लैटरल एंट्रीज, एंड उनका जो एक्सपर्टीज था उसको उन्होंने जिस तरह से यूज़ किया, तो आई थिंक इट विल मेक आवर कंट्री इवन बेटर। जो हमारे सिस्टम से उसे ऑफकोर्स वो बेटर बनाएगा। डेफिनेटली, आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ लैटरल एंट्री। आई एम अ लिटिल बिट रेडिकल ऑन दिस, एंड आई वुड से कि परमानेंट जॉब इज ऑल्सो नॉट द सोल्यूशन, नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे इसको रूल आउट कर देना चाहिए। बट अभी की सिचुएशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास लैटरल एंट्री ही है। ओके, बट जो आपने रिजर्वेशन वाला इसमें एक इशू बताया, वाई इज दिस स्टिल एन इशू इन इंडिया? मतलब आज़ादी से हम इतना साल आगे आ गए, जब ओरिजिनली अगर कोई पढ़ता है तो रिजर्वेशंस वर फॉर फ्यू ईयर्स, उसे पॉलिटिक्स में यूज़ कर लिया गया, दैट इज़ नाउ अ पॉलिटिकल बुलेट। हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दिस? हमारे देश की प्रगति कैसे होगी जब तक हम यही टॉपिक्स पे अब भी डिबेट कर रहे हैं? हमारे देश की हम प्रगति कैसे होगी? ऐसे ही होगी, डिबेट कर करके होगी। ये धीरे धीरे आयरन आउट हो जाएगी। रिजर्वेशन का सिस्टम स्टार्ट इसलिए करा गया था ताकि सब लोग इक्वल से फुटिंग पे आ जाएं समवॉट,
ताकि रिजर्वेशन की ज़रूरत ही ना पड़े एक दिन। यही था उसका लॉजिक। अब उसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया और वो हो भी गया, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स इस देश में बहुत बड़ी चीज़ है। धीरे धीरे करके दैट आइडिया गॉट डाइल्यूटेड। आज की डेट में जो लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा पा रहे हैं बहुत सारे केसेस में, वो डिजर्व नहीं करते रिजर्वेशन, और इस टाइप के केसेस आते भी हैं सामने। बट आपका क्वेश्चन इज, और द एक्चुअल वे टू थिंक अबाउट इट इज, कितने फॉल्स पॉजिटिव और कितने फॉल्स नेगेटिव्स हैं इसमें। कितने लोग असली में यूज़ कर पा रहे हैं जो प्रिविलेज नहीं है, बट उन्होंने कोई गलती थोड़ी करी है। उनकी क्या गलती है? वो प्रिविलेज नहीं है, और वो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ है। आपकी प्रिविलेज है कि आप एक अच्छे घर में पैदा हुए, आपके पेरेंट्स के पास पैसे भी थे और समझ भी थी और अक्ल भी थी कि आपको उस ट्रैक पे उन्होंने चढ़ाया, फिर आपको उसके हिसाब से सक्सेस मिली, क्योंकि ऐसे लोग ही बहुत कम थे आपके पास। क्या गलती है उस इंसान की जो वहाँ पैदा हुआ जहाँ पर उसके पास नहीं थी वो प्रिविलेज, या उसके पेरेंट्स नहीं थे इतने एजुकेटेड, तो उसको कैसे आप इक्वल फुटिंग पे लाओगे? तो ये बहुत ब्रॉड फंडामेंटल सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है हमारी सोसाइटी की, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड थी। भाई हम ये करेंगे, हम इस टाइप का। फिर मंडल कमीशन आया और हमने डिसाइड करा कि हमको रिजर्वेशन सिस्टम देना है। उस रिजर्वेशन सिस्टम को अच्छे से यूज़ नहीं करा गया। आई थिंक इट वॉज टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट डाइल्यूटेड। दैट इज़ आई थिंक अ पेन पॉइंट। राइट। और इसका हमारी कंट्री प्रोग्रेस कैसे करेगी? ऐसे ही करेगी, इस पर डिबेट करके इसको धीरे धीरे हमको धीरे धीरे रूल आउट कर देना है। और तो और रिजर्वेशन का की जो रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली में फाउंडेशनल लेवल पे कम तब होगी जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। इस लेवल की एजुकेशन डिसेमिनेशन हो जाएगी, जैसे इंटरनेट डिसेमिनेट करा है वैसे जिस एजुकेशन डिसेमिनेट करेगी उस मास स्केल पे, उस स्पीड पे, तब हम बोलेंगे कि हाँ आप मोरलेस एक ही लेवल पे आ गए हैं सब, अब एक पेपर देने दो इनको, जो बेस्ट है उसको चूज़ करेंगे, किसी के लिए कोई खास रिजर्वेशन नहीं। करेक्ट। उसमें टाइम लगेगा। सर इसमें पता है एक और पर्सपेक्टिव ये होता है, क्योंकि मेरे कई सारे कजिन्स हैं हु आर टेकिंग एडमिशन्स इन देयर जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, व्हाटएवर। तो और इनफैक्ट मेरे टाइम पे भी मैंने ये चीज़ देखी थी, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस जो होते हैं। आई कम फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी। अब एक्सीडेंट ऑफ बर्थ तो मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि आई डेंट चूज, वो तो सबके साथ होता है। द प्रॉब्लम बिकम्स कि वाई आर वी गिविंग रिजर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट? चलो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे कास्ट थे कुछ जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पीछे थे एज कम्पेयर टू द अदर पीपल ऑफ द नेशन। पर आज डू यू थिंक ये रिजर्वेशन का जो हमारा डेफिनेशन है कि ये कास्ट के बेसिस पे दिया जाएगा, उसके जगह पे ये इकोनॉमी या पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे देना चाहिए लोगों को? है वो भी कैटेगरी EWS, Yes. उसके अंदर भी कैटेगरीज हैं, कास्ट के अंदर भी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। अब ये सब सिस्टम तो हैं, पर अगर आप फाउंडेशनल आइडिया को क्वेश्चन कर रहे हो तो वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, हमको उसको अब क्वेश्चन करना चाहिए। जिस कम्युनिटी को वो बेनिफिट मिल रहा है, क्या उस कम्युनिटी को वो बेनिफिट चाहिए एग्जैक्टली या नहीं चाहिए? कैन देयर बी अ बेटर सिस्टम? यस, आई थिंक सो। और इस पर डिबेट करना बहुत कंटेंशियस है। मतलब हमारे लिए तो नहीं है, बट फॉर द पॉलिटिकल पीपल इट इज़। और Because उनका तो डिसीजन सब उन्हीं कुछ को लेना take है पे इस चीज़ का, क्योंकि द डिसीजन इज अल्टीमेटली कि इस कंट्री की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या मैनेजमेंट है वो कौन कर रहा है, उसमें कौन आएगा, वो हो जाती बारीक चीज़। फिर एक तो आपने गवर्नमेंट जॉब्स वाला एंगल डाल दिया, दूसरा आपने कंट्री की गवर्नेंस और कंट्री की मैनेजमेंट किन लोगों को देनी है, उस टाइप का एक एलिमेंट इसमें आ गया। आप वो बोलेंगे भी डेमोक्रेटी सबका होना चाहिए, सबको कैसे इंक्लूड कर रहे हो आप? द क्वेश्चन रिवर्सेस एंड यू से ठीक है पॉपुलेट करना है तो हमको क्यों नहीं? द क्वेश्चन इज व्हाई नॉट अस, जो डिसएडवांटेज हैं। उसका कोई इजी आंसर नहीं है। आप उनको ये नहीं बोल सकते कि वाई नॉट यू, वाई यू नॉट, यू विल नॉट बी गिवन दैट पर्टिकुलर स्पेशल रिजर्वेशन, क्योंकि हमको ओवरऑल जो है इस पर तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। हाँ। अब डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए आप देते रहो टू द पॉइंट कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाए। जैसा कि आपने कहा जनरल कैटेगरी है, मतलब जनरल कैटेगरी, एंड इट हैज बिकम हार्डर। या इट इज़ बहुत बहुत ज़्यादा उस लेवल पे। आई थिंक इट्स 40% और 45% या पता नहीं कितना अलग अलग एग्जाम्स में हो गया है। तो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन स्टेज आ गई एंड इट इज़ टाइम टू रिविजिट दैट। इट इज़ टाइम। उसके लिए हमें सेंसस चाहिए, बट भाई ना इतने बड़े देश में इस टाइप के डिसीजन लेने के लिए डेटा चाहिए होगी आपको। डेटा लाओ पहले तो, कितने लोग हैं एक्चुअली में, असल में एक्चुअल इनकम क्या है, किसको ज़रूरत है, ये आइडेंटिफाई करने में पसीने छूट जाते हैं, सालों लग जाते हैं। इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट दिमाग लगाते रहते हैं, स्टेटिस्टिशियंस। पता तो करो एक्चुअली में है किसको, उसके बाद जाके ऐसी पॉलिसी बनाओगे कि ठीक लोगों को ठीक चीज़ मिले। यही तो है एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग का चैलेंज। या बट ये डिबेट हमको रिविजिट कर लेनी चाहिए। अब आई थिंक हम काफ़ी उस लेवल पर आ गए हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं हम लोग। और ये कास्ट वगैरह की बातें छोड़ के सीधा वी शुड डिस्कस अपॉर्चुनिटी लेवल किसका कितना है और उसके बेसिस पे करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी लेवल को डिफाइन करना चाहिए हमें डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ,
इकोनॉमिक इम्पैक्ट वगैरह वगैरह वगैरह, जिसमें से कास्ट एक सब फैक्टर हो सकता है. श्योर. अपॉर्चुनिटी लेवल ज़्यादा है और रहा है एडवांटेज, तो आप यहाँ पे, नहीं तो आप यहाँ पे, इस टाइप की कोई पॉलिसी आई थिंक विल बी फार मोर इफेक्टिव. बट सर इसको लाने के लिए हमारे सोसाइटी को भी इवॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि लोग खुद ही नहीं चाहते जो जिन कास्ट को बेनिफिट मिल रहे हैं. हाँ. वो अगेन नहीं छोड़ना चाहिए. बिल्कुल 100% एक बैकलैश तो आएगा ही वहाँ से, बट हमारी सोसाइटी को इवॉल्व होने के लिए डिमोनेटाइजेशन के लिए प्रिपेयर करा गया क्या? नहीं करा गया ना. हो गया, अच्छा ही हुआ. ऑफ कोर्स. आज की डेट में सब लोग यूपीआई यूज़ करते हैं फॉर द मोस्ट पार्ट, चाहे उसका अफेक्ट हुआ या नहीं हुआ. तो सिर्फ सोसाइटी की बात नहीं है, पॉलिटिकल विल भी है इसमें. ऑफ कोर्स. और कोई भी अगर इस टॉपिक को छेड़ता है तो वो एक डेंजरस लाइन तो क्रॉस करेगा, और अगर पॉलिटिकल विल होगी तो ये काम हो सकता है. अगेन वो अग्रेसिव स्टैंस लेना पड़ेगा उसमें. अग्रेसिव स्टैंस है, रेडिकल चेंज है. सोसाइटी में बहुत बड़ा शिफ्ट हो जाएगा. बहुत लोग एलियनेट हो जाएंगे, वोट बैंक फ्रैक्चर हो जाएगा, और एक्चुअली में जेन्युइनली फॉल्स पॉजिटिव्स बढ़ जाएंगे. जो लोग हैं जो जिनको नहीं मिल रहा है उनको नहीं मिले, गलत हो जाएगा. जो लोग हैं जो डिजर्व करते ही नहीं है उनको मिल जाए, गलत हो जाएगा. तो बहुत सोच समझ के पॉलिसी बनानी पड़ेगी. दैट इज नॉट एन ईजी जॉब टू डू. राइट. बात करना आसान है. राइट. इनफैक्ट ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर शायद अगर हम 8 घंटे का पॉडकास्ट कर ले तो भी वो इनफ नहीं होगा, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स एट स्टेक हियर एंड इतने ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, लेयर्स है. बिल्कुल तो नहीं होगा 8 it is घंटे के not पॉडकास्ट से, बिकॉज ये वाला टॉपिक नंबर्स के बिना तो हो ही नहीं सकता. ऑफ कोर्स. बिना स्टैटिस्टिक्स, बिना नंबर्स, बिना डेटा के किसी अच्छे लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हम. सिर्फ वी कैन ओनली डिबेट प्रिंसिपल्स. या वी कांट रियली थिंक अबाउट रियल पॉलिसी. दैट ओनली द गवर्नमेंट मशीनरी कैन डू. राइट. सर जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, आई हैव टू आस्क यू दिस, क्योंकि आप IRS से आते हैं. IRS इज़ वन सर्विस जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता. इनफैक्ट बहुत टाइम तक मुझे भी नहीं पता था. पीपल नो IAS, IPS, IFS अप टू सम एक्सटेंट. अब तो बहुत ज़्यादा पता चलने लगा, बिकॉज हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो ही इतने डायनामिक है. तो IFS हैज़ ग्रोन इन स्टैचर ओवर द ईयर्स. IRS एग्जैक्टली करता क्या है? इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज. नॉट इंटरनल, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज. IRS अमेरिका का भी एक IRS है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेवेन्यू सर्विस. एसेंशियली सेम, ब्रॉडली स्पीकिंग सेम प्रिंसिपल है. हमारे देश में 2 IRS हैं. एक IRS सर्विस है इनकम टैक्स की और डायरेक्ट टैक्सेस की. एक है IRS कस्टम्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस की. ये दोनों के दोनों सर्विसेज सिस्टर सर्विसेज हैं, बट बिल्कुल अलग डोमेन्स में काम करते हैं. एक का IRS ऑफिसर दूसरी सर्विस में नहीं जा सकता, दूसरे का उसमें नहीं आ सकता. और ये दोनों की दोनों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती हैं. इन दोनों के दोनों का बॉस फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होता है अल्टीमेटली. इन दोनों का काम है टैक्सेशन. इन दोनों के फंक्शंस में 2 फाउंडेशनल फंक्शन है. एक ट्रेड फैसिलिटेशन, टैक्स पेयर फैसिलिटेशन. जो भी टैक्स पेयर है उसको टैक्स भरने का या जो भी उसके प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करो. राइट. दूसरा टास्क है जो साथ में चलता है, वो है एनफोर्समेंट. जो लोग टैक्स नहीं भर रहे या टैक्स की इवेजन कर रहे हैं या टैक्स की चोरी कर रहे हैं उनको रोको. ये 2 फाउंडेशनल टास्क होते हैं IRS के. तो दैट आई थिंक आंसर्स योर क्वेश्चन. अपार्ट फ्रॉम दैट IRS के बारे में लोग क्यों नहीं जानते? ऑब्वियसली बिकॉज उनका पब्लिक इंटरेक्शन कम होता है. करेक्ट. दे आर डीलिंग विद बिजनेसेस एंड टैक्स पेयर्स. यस. एंड नॉट कॉमन मैन्स रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स ऑफ सर्विस डिलीवरी दैट द पुलिस विल डू या जो IAS करेगा. तो दे तो कंप्लीटली आर एट द कटिंग एज ऑफ द कॉमन मैन ना. IRS ऑफिसर्स बिहाइंड द सीन्स होते हैं. आज की डेट में कोई किसी की फैक्ट्री में नहीं जाता है टैक्स कलेक्ट करने. इट्स ऑल डिजिटाइज्ड, इट्स ऑल फेसलेस, एंड सो लेस पीपल नो अबाउट, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट दे डू इन सोसाइटी. ऑफ कोर्स. मतलब वो एक तरह से जो ऑयलिंग हमारी मशीनरी की ज़रूरत है उससे कर रहे हैं टेक्निकली. हाँ, मतलब कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो चलेगी कैसे, गवर्नमेंट काम ही कैसे करेगी. हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट का वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज है टैक्स. और उस सिस्टम को एफिशिएंटली चलाना बहुत मुश्किल काम है. और वो सारा का सारा काम यही करते हैं. राइट. सो बिकॉज हम टैक्सेस की बात कर रहे हैं, मैंने बहुत से बार लोगों को ये कंप्लेन करते हुए सुना है कि भारत में टैक्सेस इतने ज़्यादा है बट इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है. इनफैक्ट देयर इज दिस वेरी फेमस मीम जहाँ पे वो बंदा बोल रहा होता है कि टैक्सेस हमसे ले रहे हैं एक डेवलप्ड नेशन के, बट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग वी आर गेटिंग ऑफ अफगानिस्तान वाला. मतलब ये क्यों होता है? एक्सट्रीम बात है, बट ओवरऑल सेंटिमेंट तो बात ठीक है. ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी कंट्री है डेवलपिंग. हाँ, आर्ग्यूमेंट एसेंशियली ये है कि हमारे टैक्सेस अगर आप अक्यूमुलेट करके कैलकुलेट करोगे, आप स्टूडियो का बिल दोगे तो उसमें GST लगा होगा,
आप इनडायरेक्ट इनकम अगर कुछ कमाओगे तो उसमें इनकम टैक्स लग जाएगा, कंबाइन कर आके 40-50% तो आप टैक्स दे रहे हो। नॉर्वेजियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ही 40, वहाँ पे भी 40-50% होता है, कनाडा में भी 30-40% टैक्स है, बट फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिल जाती हैं इन रिटर्न। स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एयर क्वालिटी, ये सब बिल्कुल सॉर्टेड है। तो यही आर्ग्यूमेंट है लोगों की, भाई इतने हाई टैक्सेशन के बाद मिल क्या रहा है, सर्विस डिलीवरी इज नॉट अप टू द मार्क, दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी कंट्री है डेवलपिंग, और डेवलपिंग कंट्री में टैक्स वही देगा ना जो कुछ कमा रहा है। अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, तो जो सारा का सारा टैक्स बर्डन है वो मिडिल लेयर में आ गया है। मिडिल लेयर में जो लोग कुछ दे आर अर्निंग एंड दे आर पेइंग डिस्प्रपोर्शनेट टैक्स, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम इट। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर आप इस कंट्री में अच्छा कर पा रहे हो, 140 करोड़ की कंट्री है, आपकी फैक्ट्री है या आप कोई मैन्युफैक्चरर हो या कुछ भी है, तो आपके पास मार्केट भी तो इतनी बड़ी है ना, करेक्ट, हाँ, दैट यू कैन लेवरेज। इसीलिए टैक्स का बर्डन भी आप पे ज़्यादा है। तो दैट इज अ अनफेयर सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। अनफेयर ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और गवर्नमेंट का यही है सारा का सारा चैलेंज, चाहे जो भी गवर्नमेंट आए, कि इस टैक्स बर्डन को प्रपोर्शनेटली या तो डिस्ट्रीब्यूट करो या लोगों को इतनी सर्विसेज दो कि वो टैक्स देने में परेशान ना हो, टैक्स की चोरी करने का इंसेंटिव ना हो, वो बोले कि लो आप हमसे टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ें सॉर्ट कर दो, कोई इशू नहीं है। आई नो सो मेनी पीपल, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, सम लिव इन फ्रांस, सम लिव इन कैनेडा, सम लिव अब्रॉड, कोई इशू नहीं है इनको टैक्स देने में, फटाफट टैक्स देते, कोई इशू नहीं है। फटाफट कोई प्रॉब्लम हो, कोई लीगल केस है या कुछ भी है, फटाफट जजमेंट आती है कोर्ट से, कोई 8-10 साल चक्कर नहीं काटने, कोई लॉयर को बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देने। किसी का बच्चा हुआ, बर्थ रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के लिए घर पे आकर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करके जाएंगे, वो पॉपुलेशन कम है, करेक्ट, डेवलप्ड कंट्री है, रिसोर्सेज हैं, सब कुछ उन्होंने इक्विटेबल सा कर रखा है ऑलरेडी। तो एक ऐसा लेवल आ गया उनके ग्रोथ का कि उससे ज़्यादा ग्रोथ कर नहीं पा रहे वो। अभी हमारे में बहुत गुंजाइश है, जब तक वो गुंजाइश मीट नहीं होती तो हमारे मिडल लेयर पे ही रहेगा बर्डन इसका। सर पर ये मतलब मुझे बहुत अनफेयर लगता है ये कि एक तो बर्डन है, वो तो चलो ठीक है, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, उसके बाद में भी मुझे वो सर्विसेज नहीं मिल पाती। इनफैक्ट अगर कोई भी बिजनेस ओनर है कंट्री में, दे विल अग्री विथ मी कि जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, कंप्लायंसेस आर सच अ बिग हेडेक सर। मतलब मेरा एक फ्रेंड है हु रिसेंटली स्टार्टेड हिज बिजनेस, उसे जीएसटी के लिए अप्लाई करना था, उसे जीएसटी का वो जो भी मिलना होता है वो मिलने में 3-4 महीने लग गए सर। मतलब वो क्या करे इंसान फिर। अरे मुझे खुद तो जीएसटी डिपार्टमेंट में था एंड आई ऑल्सो हैड टू अप्लाई फॉर जीएसटी। मुझे तो 3-4 महीने नहीं लगे, बट इट वाज नॉट ईजी। मतलब 1-2 बारी मेरे को क्वेरी का रिस्पॉन्ड करना पड़ा। और तो है प्रॉब्लम, इंडिया में कंप्लायंसेस ज़्यादा हैं, इंडिया का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में बहुत बुरा रैंक आता है और हर बारी हमको परेशान करता है, ग्लोबल स्टेजेस पे हमको एम्बेरस करता है, और इस चीज़ को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती रहती गवर्नमेंट, बट गैप बहुत ज़्यादा है। अभी इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन करी है, अभी न्यू इनडायरेक्ट टैक्स बिल, न्यू इनकम टैक्स बिल आ रहा है। अब उस इनकम टैक्स बिल में कहा तो ये जा रहा है कि बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे, बट आई होप कि हो जाए, लेट अस सी कि क्या होता है। बट इसमें कोई शक नहीं है कि गैप है इंडिया में। और क्यों है इतना गैप? क्योंकि इंडिया की स्टार्टिंग में जो लेगेसी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी पहले, और उस इकोनॉमी में एक मिसट्रस्ट था, उस थॉट पैटर्न में मिसट्रस्ट टुवर्ड्स द बिजनेसमैन, कि भाई बिजनेसमैन चोर होता है, मतलब यू कैन ट्रस्ट देम। कैपिटलिस्ट मेंटालिटी पे बहुत शक था, आज भी है ना। अभी पीपल डोंट अज्यूम दैट कैपिटलिज्म इज अ ग्रेट थिंग। कैपिटलिज्म को शक की नज़रों से ही देखा जाता है। तो शक की नज़रों की वजह से बहुत टाइट कंट्रोल्स रखे, और उसी पीरियड को हम लाइसेंस राज कहते हैं, जो कि 1991 में ख़त्म कर दिया गया और धीरे धीरे इकोनॉमी को खोल दी गई। वो खुलने वाली जो डीरेगुलेशन की मूवमेंट है आज भी चालू है, पर डीरेगुलेशन और इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग दोनों साथ साथ चलते हैं। ज़्यादा डीरेगुलेट कर दोगे तो लोग उसका मिसयूज़ भी उतना ही करेंगे। करेक्ट, हाँ, लूपहोल्स तो होंगे ना, कोई एक्सप्लॉइट करना चाहेगा तो ऐसा तो है नहीं कि द बिजनेसमैन इज मेड ऑफ जस्ट प्योर एथिक्स। उसको मौका मिलेगा तो वो चोरी करेगा, और फिर वो उसको रोकने का काम किसका रहेगा, कौन करेगा वो काम? तो ये एक ट्रेड ऑफ है। अगर ज़्यादा डीरेगुलेट करोगे तो ज़्यादा लूपहोल्स भी होंगे, यू विल ब्लीड द रेवेन्यू आउट। अगर ज़्यादा टाइट करोगे तो लोगों की हरासमेंट भी ज़्यादा होगी। इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी पढ़ी थी,
मिनेसोटा में या कहीं यूएस के स्टेट में एक रिसर्च करी गई ये पता करने के लिए कि टैक्स रेट कितना होना चाहिए कि इवेजन कम से कम करने लोग करें और टैक्स रेवेन्यू ऑप्टिमाइज हो जाए। मतलब समझ रहे हो आप 10% रखोगे तो टैक्स बहुत कम हो जाएगा, आप 40% कर दोगे तो इवेजन करने का मन करेगा लोगों को, बोलेंगे 40% तो हम टैक्स में दे रहे हैं तो इसको बचाओ किसी तरह से, 10-20% ही मार्जिन होता है नॉर्मली बिजनेस में। देन द करेक्ट नंबर, द ऑप्टिमल नंबर अराउंड 20%। ओके 20% टैक्स पे टैक्स रेवेन्यू और इवेजन सॉर्ट ऑफ बैलेंस ही हो जाती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च थी और आई एम श्योर पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन आर अवेयर ऑफ दिस, बट उसके ना करने के भी रीजंस बहुत सारे होंगे। तो हाँ यही सिचुएशन है कि ये अनफेयर है अभी और टैक्स बर्डन्स हैवी हैं, बट हमारी कंट्री को ज़रूरत है तो अब क्या बोलोगे उसके खिलाफ है। और बहुत सारे लोग अब द मोर इट इज़ कमिंग इनटू द वाइट पोर्शन, जिस हिसाब से इंडिया में मिलेनियर्स भी देखो आप किस पेस पे बन रहे हैं, वही जिस हिसाब से मिलेनियर्स बन रहे हैं उस हिसाब से भी टैक्स भी तो दे ही सकते हैं। टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सर्विस एक्सपेक्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट टैक्स ले रही गवर्नमेंट कोई इशू नहीं है, बट वो सर्विस डिलीवरी उस एक बेसिक लेवल की साफ़ हवा, बेसिक लेवल का साफ़ पानी, बेसिक लॉ एंड ऑर्डर, कुछ हो जाए अगर तकलीफ या लाइफ एंड डेथ सिचुएशन तो मेरे पास कोई आ जाए मुझे बचाने, या जब मेरे को ज़रूरत पड़े तो मुझे हॉस्पिटल ठीक टाइम पे मैं पहुंच जाऊं, अगर कोई लीगल इशू हो जाए तो मेरे को जस्टिस टाइम पे मिल जाए, मुझे 15 साल पिसना ना पड़े, यही चाहिए। आई थिंक वही पेन पॉइंट है कि आई डोंट थिंक किसी को टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम है। सही बात। प्रॉब्लम इसकी वो जो उसके बिहाफ पे मतलब उसके अगेंस्ट में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा। मतलब वो रिसेंटली अभी एक निखिल कामत के पॉडकास्ट पे ब्रायन जॉनसन आया था, वो बीच में से उठ के चला गया क्योंकि AQI इतना खराब है। तो क्या करे मतलब नॉर्मल इंसान, मतलब अब जैसे मैं ये दिल्ली आता हूँ, जितने बार मैं दिल्ली आता हूँ मुझे कफ और कोल्ड हो ही जाता है, और ठंड हो ना हो ही जाता है क्योंकि पोल्यूशन। we will die because of this. Yeah. हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है। पीपल विल गेट COPD, पीपल आर गेटिंग लंग कैंसर, जिन्होंने आज तक कभी सिगरेट नहीं पी, आई नो दैट पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ इट। इससे बड़ी और क्या बात होगी। ब्रायन जॉनसन आपने मेंशन करा तो इट वाज हिज कमेंट, कहता है कि अगर आप इंडिया में एयर क्वालिटी सॉल्व कर दोगे, कैंसर सॉल्व करने से सस्ता है, कैंसर सॉल्व करने से ज़्यादा लोग बच जाएंगे। करेक्ट, सही बात है, सही है बात, बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और मुझे लगता है कि प्रायोरिटी होना चाहिए, एब्सोल्यूट प्रायोरिटी की ये सब चीज़ें हम सॉल्व करें सबसे पहले। बट सर गवर्नमेंट्स के लिए ये प्रायोरिटीज़ क्यों नहीं होती है? एंड इसके पीछे मैं एक रीज़न भी आपको पूछूँ, मतलब जैसे मुंबई में देयर इज दिस प्लान जो लंदन आए हैं, उस तरह का एक फेरिस व्हील प्लान कर रहा है, एंड उसके पीछे some huge bizarre number of money is going to go into it. I think 60,000 crores ऐसा कुछ है। वो हम स्पेंड कर सकते हैं, बट हम AQI सॉल्व करने पे, मतलब पोल्यूशन इशूज सॉल्व करने पे स्पेंड क्यों नहीं कर रहे? आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहे, करना तो चाहिए। आई कैन ओनली स्पेकुलेट। देखो मैं सिर्फ अज्यूम कर सकता हूँ मेरे हिसाब से क्या रीज़न हो सकते हैं। एक AQI और हवा और पानी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट क्राइसिस वाली सिचुएशन नहीं बनाती मोस्ट केसेस में। जब AQI क्राइसिस लेवल पे चला गया था कि लोगों को लगा था ये तो मतलब लिटरली हद्दी हो गई, दिल्ली में आई थिंक 800 पार चला गया था, तो उठ जाता है इशू, फिर बंद हो जाता है। वाटर, इट इज़ एक्चुअली अ बिगर प्रॉब्लम। आई वाज स्पीकिंग टू द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द नेशनल कमीशन, नेशनल वाटर कमीशन। वो बताते हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके सुन के, पानी की क्वालिटी का क्या हाल है जो हम रेगुलर बेसिस पे पी रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, बट वो हमारे को दिखता नहीं है ना। इट इज़ नॉट अर्जेंट इनफ। ह्यूमन्स ओनली रिस्पॉन्ड टू अर्जेंसी, एंड व्हाट इज़ द अर्जेंसी with regards to any political party or any political leadership? Number one, first of all, you stay in power. अगर पावर में नहीं रहोगे तो करोगे क्या? करेक्ट, हाँ। उसके बाद you deal with the things which are most urgent, which are happening on the day-to-day basis. तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रायोरिटी में पीछे चला जाता है। और ये इजी प्रॉब्लम टू सॉल्व नहीं है। ये वो नहीं है कि आप एक प्लांट लगा दो कहीं पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इट इज़ नॉट इक्वल टू वैक्सीनेटिंग पीपल ऑल ऑफ अ सडन एट अ वेरी लार्ज स्केल इन कोविड। आई थिंक इट इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बिकॉज इसके कॉजेज बड़े कॉम्प्लेक्स है। एयर पोल्यूशन होता है, पराली जलती है, पोल्यूशन है। अब क्या करोगे? उन्होंने एक वो कर दिया रेगुलेशन ग्रैप, ताकि लोग वो कम यूज़ करें, बट अगर आप ज़्यादा कर दोगे उसको टाइट तो लोगों को मोबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी। करेक्ट। अगर आपको ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्ट देने हैं तो वो बनाने में टाइम लगेगा। अभी रातों रात तो बन नहीं जाएगा एक नया मेट्रो, यू नो, अभी ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है। तो ये बहुत सिस्टमिक और बहुत बड़े बड़े इश्यूज। हमको लगता है, हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट और भगवान में कोई फ़र्क नहीं है।
या ये कर भी क्यों बात नहीं सही, रहे, right, दैट इज द हाँ। क्वेश्चन। और वो हमारा हक है पूछना, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू आस्क, कर क्यों नहीं रहे तुम? हमारे एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा, वो भी इंसान ही हैं पर बस इसमें ना प्रॉब्लम ये भी है कि ये सारे जो हम टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं ये पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है, और ये पॉलिटिकल इश्यूज शायद तभी बनेंगे जब नॉर्मल एक सिविलियन इनके बारे में ज़्यादा बात करने लगेगा। जैसे जो रणवीर का इशू पॉलिटिकल हो गया, वो क्यों हुआ? लोगों के आउटरीच की वजह से, लोगों ने उस पर बात करना शुरू किया इसलिए। अगर हम हमारी इस एनर्जी को इस डायरेक्शन में पास ऑन करें जहाँ पे हम AQI क्यों खराब है उसके बारे में बात करें, पानी का जो आपने कहा, मुंबई और पुणे में जैसे अब GBS वो एक अभी बहुत चल रहा है, तो आई थिंक देन द गवर्नमेंट और द पॉलिटिकल पार्टीज माइट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस। right, I think so. And the more it needs to be spoken about for them to be then to realize the urgency and to do something about it. But you're right about that, yes. सो इस पॉडकास्ट पे हमने बहुत सारी बातें की अब तक। वन लास्ट थिंग विच आई वुड लव टू आस्क यू इज़ कि ये पॉडकास्ट अभी तक तो थोड़ा सा ब्लू पिल की तरह हो गया है कि प्रॉब्लम्स है, ऑफ कोर्स है, बट व्हाट इज़ द ब्लूप्रिंट आने वाली, क्योंकि 10-20 साल इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं एंड यही हमारे पास में विंडो है क्योंकि यूथ भी हमारे साथ में है, बट प्रॉब्लम्स भी उतने ही सारे हैं। तो व्हाट इज़ आपके अकॉर्डिंग एक ब्लूप्रिंट जिसके ऊपर भारत को काम करना चाहिए? सबसे बड़ा चेंज जो इस दुनिया में आ रहा है और आएगा वो है AI में। हम AI में पीछे हैं, हमको आगे बढ़ना है, हमको अपने इंडियन माइंड की, शार्प माइंड की, मैथमेटिकल माइंड की पावर को अनलीश कर देना चाहिए दुनिया पे, जैसे तैसे सुपर फोकस करना चाहिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप पे और इनोवेशन पे। हमको अपने पुराने आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम के रूल्स, जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, CBSE का एग्ज़ाम होगा फिर कॉलेज में होगा, इसको बिल्कुल एक सेकेंडरी ऑप्शन सा बना के एक रेडिकल नया एजुकेशन सिस्टम लाना चाहिए जिसमें प्योर मेरिट, प्योर वैल्यू, प्योर एप्लीकेशन पे पूरा ओनस होना चाहिए। हमको दूसरी एक टेक्नोलॉजी पे बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए जो है बायोटेक्नोलॉजी। उसके भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेप्रिकॉशंस होंगे जो अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहे। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, अभी रेगुलेटेड हैं, पर धीरे धीरे दुनिया में अनलीश हो जाएंगी। और आई थिंक वन ऑफ द वेज इन विच क्वेश्चंस थिंग्स लाइक एयर पोल्यूशन एंड ऑल माइट बी एड्रेस्ड इन द फ्यूचर, फार फ्यूचर, इज थ्रू जीन एडिटिंग। आप अगर हवा ठीक नहीं कर रहे तो आप इंसान को ज़रा जीन्स उनके बदल दो, वैक्सीन भी तो देते हो ना, एंटीबायोटिक्स भी देते हो, तो मे बी दैट इज़ अ पोटेंशियल सोल्यूशन। ब्लूप्रिंट मुझे लगता है यही है। आपने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी, प्रोग्रेस की बात करी, यूथ की बात करी, उनके एंटरप्रेन्योरियल इनोवेटिव इंजन्स उनके माइंड के अनलीश कर दो, और दैट इज़ व्हाट वी शुड डू। और उसको सेलिब्रेट करेंगे फिर हम, दैट वी विल सेलिब्रेट। मतलब हाँ, इसने कुछ बना कर दिया ऐसा जो किसी ने और बनाया नहीं, अब दिस इज़ व्हाट वी विल रिवॉर्ड, दिस इज़ व्हाट वी विल सेलिब्रेट एंड अप्रिशिएट एज अ सोसाइटी, राइट। और हमको मुझे लगता है हेल्दी कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। जो US ने किया था बैक इन 80s एंड 70s, जो वो कर रहे थे, तो उनका देखो कहाँ अभी तक कितना बढ़िया चल रहा है, आज की डेट में भी वैसे चल रहा है। आई थिंक दैट इज़ द पावर मैन। इंडियन में दिमाग, उस दिमाग को अनलीश करो आप, और उस दिमाग को अनलीश करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, वो उनको दो, पैसा उस पर लगाना चाहिए। करेक्ट। और फिर देखो क्या करते हैं वो। इंडियंस किसी से कम नहीं। करेक्ट। आई थिंक गवर्नमेंट इसके लिए स्टेप्स ले भी रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि देवर दिस स्पेसिफिक, आई थिंक 4,000 या 5,000 कुछ रिसर्च पेपर्स आर नाउ फ्रीली अवेलेबल फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, जो पहले नहीं थे, और उसके पीछे बहुत पैसे खर्च होते थे। तो हमने परप्लेक्सिटी के साथ में पार्टनर किया एंड वी गॉट इट। तो आई थिंक जो कंप्लायंसेस की भी हमने बात की है वो भी अगर हम सॉल्व कर सके इसी तरह से, इट वुड बी अ ह्यूज बूस्ट। क्योंकि आई थिंक शार्क टैंक का जो एक इफेक्ट रहा है भारत पे, वो मोर देन द स्टोरीज ऑफ दोज एंटरप्रेन्योर्स, इट हैज मोटिवेटेड पीपल टू गो इनटू दीज फील्ड्स, एंड इसकी वजह से जॉब्स भी फिर उतने ही क्रिएट होंगे। तो इट सॉल्व्स एवरीथिंग, जस्ट आपको एक पजल का पीस सही जगह पे लगाना है शायद। यस, लेट लूज द इंजन्स ऑफ इनोवेशन एंड दिस कंट्री विल progress and we will become number one. There is nothing that can stop us. We have the numbers, we have the intelligence, we have the drive, and we have the society. And it's a crazy country. अगर हमने ऑब्सेस कर लिया इस चीज़ पे, जैसे एक पॉइंट पे कुछ लोगों ने ऑब्सेस किया था कि भाई इंडिया BPO सेंटर बनेगा दुनिया का, तो बन गया। चाइना ने ऑब्सेस करा अपने को मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाना है, तो सारी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग आज वहाँ हो रही है। अगर हम आज चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे, भाई AI का लीडर हम बनेंगे, और इनोवेशन जितनी भी होगी एप्लीकेशन लेयर पे, चलो AI फाउंडेशन लेवल पे तो बन गई, फिर से नहीं बनती वो, और अब उस पे चेस करने का कोई फ़ायदा भी नहीं। एप्लीकेशन लेयर हमसे अच्छी कोई नहीं कर सकता, तो अगले 25 साल सिक्योर हो जाएंगे हमारे। राइट। ओके,
सो थैंक यू सो मच इस पूरे कॉन्वर्जेशन के लिए. आई थिंक जो एक चीज़ मैंने आज रियलाइज़ की है वाइल स्पीकिंग विद समवन जिसने सिविल सर्विसेज में काम किया इतना, इज़ दैट यू हैव क्लैरिटी एंड नॉट जस्ट इन वन सेंस. आपके पास में एक 360 डिग्री क्लैरिटी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे आपसे जो सवाल पूछे, आपने उनके रिप्लाई में मुझे दूसरा पहलू दिखाया उस प्रॉब्लम का. आपने मुझे ये सिखाया कि फोकस ही शायद हम गलत चीज़ पे कर रहे हैं, जबकि फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए, लार्जर नैरेटिव पे फोकस होना चाहिए. एंड आई लर्न दैट फ्रॉम यू, सो थैंक यू सो मच सर फॉर दैट. प्लेजर दैट यू हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी. इस चीज़ को अगर बहुत सिंपल और 2 शब्दों में कैप्सुलेट करना है तो ये है कि दुनिया में डाइकोटमीज एग्जिस्ट नहीं करते, बाइनरीज नहीं होते, 0 1 करप्ट नॉन करप्ट नहीं होता, हमेशा स्पेक्ट्रम मिलेगा. स्पेक्ट्रम में जैसे ही सोचना स्टार्ट करोगे चीज़ें क्लियर होने लगेंगी. एंड इट इज़ क्रेडिट टू यू एंड टू योर प्लेटफॉर्म कि आपको इस चीज़ की शायद कुछ वैल्यू लगी और आपने इस चीज़ को एक इतना मतलब यू थॉट इट वैल्यूएबल इनफ टू प्रोपगेट इट. सो आई थिंक द ग्रैटिट्यूड इज एंड शुड बी टुवर्ड्स यू. थैंक यू. Thank you. Thank you so much. I would love to do many more podcasts with you in future. Likewise. Perfect. Thank you, Jay.